हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की जो क्लास रहेगी इस क्लास में हम लोग अप्रैल 2025 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के, उसको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अपनी पिछली क्लासेस में हम लोगों ने अप्रैल कंप्लीट कर दिया हुआ था। पेड क्लासेस में हम लोगों ने अप्रैल कंप्लीट कर दिया हुआ था और उन सारी क्लासेस को कंप्लीट करने के बाद में जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मुझे लगे बैंकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस देख रखी है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अप्रैल महीने के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगे मुझे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। लगभग 30-35 क्वेश्चन हमने अप्रैल महीने से निकाले हुए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी लग रहे हैं। बाकी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पेड कोर्सेज में हमारे आप लोग इनरोल कर सकते हैं। फिलहाल क्लास स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो इसमें बोला गया है कि एज पर द आरबीआई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन डेटा, हाउ मच डिड द नेट क्लेम ऑफ द नॉन रेजिडेंट्स ऑन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द Q3 ऑफ 24-25 एंड व्हाट वाज द टोटल अमाउंट बाय दिसंबर 2024। ठीक है ना, आरबीआई के अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति यानी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन डेटा के अनुसार 2024-25 के Q3 के दौरान भारत पर गैर निवासियों के शुद्ध दावों में कितनी वृद्धि हुई और दिसंबर 2024 तक कुल कितनी राशि थी। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ये सही उत्तर इसका हो जाएगा। 11 बिलियन यूएसडी से इंक्रीज हुआ है और दिसंबर 2024 के एंड में ये 364.5 बिलियन यूएसडी रहा। ठीक है ना, आरबीआई डेटा का ये क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आरबीआई डेटा का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बारे में पिछली क्लासेस में हम लोगों ने भी पढ़ा था, पीडीएफ में भी थोड़ा डिटेल में दिया गया है तो वहाँ से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं तो उसको आप लोग समझने का कोशिश करना कि क्या क्या चीज़ें हैं ये, क्योंकि डेटा का क्वेश्चन है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। देखो, आरबीआई ने अभी हाल ही में इंडिया का इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन डेटा जारी किया हुआ है और उसी डेटा में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। उस डेटा के हिसाब से 24-25 के Q3 में नेट क्लेम ऑफ नॉन रेजिडेंट ऑन इंडियन 11 बिलियन यूएसडी बढ़कर दिसंबर 2024 के एंड में 364.5 बिलियन यूएसडी रहा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कुछ एक डेटा और है उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। देखो, हम लोग अगर बात करें नेट क्लेम्स ऑफ नॉन रेजिडेंट की, तो इंडिया की फॉरेन लायबिलिटी और फॉरेन एसेट्स का डिफरेंस होता है। ये देखो यहाँ पे दिया भी गया है आप लोगों को। ठीक है ना, नेट क्लेम ऑफ नॉन रेजिडेंट का मतलब क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन दी व्हाट इंडिया ओन्स टू फॉरेन एंटिटीज लायबिलिटीज एंड व्हाट इंडिया ओन्स अब्रॉड एसेट्स। ठीक है ना, यानी कि फॉरेन लायबिलिटी और फॉरेन एसेट्स का जो डिफरेंस होता है वो हमारा नेट क्लेम ऑफ नॉन रेजिडेंट होता है। ठीक है ना, अब फॉरेन लायबिलिटीज की अगर हम लोग बात करें तो इन्वेस्टमेंट एंड लोन फ्रॉम द नॉन रेजिडेंट इनटू इंडिया ये हो जाता है। फॉरेन एसेट्स की अगर हम लोग बात करें तो इन्वेस्टमेंट एंड रिजर्व हेल्ड बाय द इंडियन रेजिडेंट इन अब्रॉड, ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें आप लोग याद रखना ये चीज़ें। ठीक है, बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें लिख रखी हैं, इसको आप लोग याद रख लेना। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़ें तो की हाइलाइट्स के बारे में और बताया गया है, इससे रिलेटेड क्या क्या डेटा और जारी किए गए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लास को पॉज करके एक बार खुद से पढ़ लेना। बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं इसको तो मैं आसान भाषा में आप लोगों को समझा ही रहा हूँ। ठीक है ना, सारे के सारे चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना जरूर। ठीक है, पहले पॉइंट की बात करें तो नेट क्लेम जो है वो बढ़ा हुआ है। पहला इस डेटा में जो जारी किया गया है उसमें ये बताया गया कि नेट क्लेम जो है वो बढ़ा है। आरबीआई ने ये रिपोर्ट किया हुआ है कि नॉन रेजिडेंट इंडियन का नेट क्लेम जो है वो 11 बिलियन यूएसडी जो है बढ़ा हुआ है Q3 में फाइनेंशियल ईयर 25 के। ठीक है, और ये यूएसडी 364.5 बिलियन रहा दिसंबर 2024 के एंड में, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है ड्रॉप इन फॉरेन एसेट्स। ठीक है ना, जो फॉरेन एसेट्स है इसमें कमी आई है, इसमें कमी देखने को मिली हुई है। कितने कमी देखने को मिली हुई है, तो ये जो कमी देखने को मिली हुई है 40.1 बिलियन यूएसडी की देखने को मिली हुई है। ठीक है ना, इंडियाज फॉरेन एसेट्स जो है वो डिक्लाइन हुआ है, इंडिया का फॉरेन एसेट डिक्लाइन हुआ है 40.1 बिलियन यूएसडी से। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। और ये जो है डिक्लाइन क्यों हुआ, क्योंकि 70 बिलियन यूएसडी का रिजर्व एसेट्स में कमी देखने को आई थी। इस वजह से रिजर्व एसेट्स में 70.1 बिलियन यूएसडी की कमी आई, इस वजह से इंडिया का जो फॉरेन एसेट्स है वो 40.1 बिलियन जो है वो डिक्लाइन हुआ है। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो रिजर्व एसेट शेयर का यहाँ पे बात किया गया है। तो गिरावट के बाद भी जो है
जो है डिस्पाइट ऑफ डिक्लाइन रिजर्व एसेट रिमेंड द लार्जेस्ट कंपोनेंट मेकिंग 59% ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि जो भी ये गिरावट आई, जो भी डिक्लाइन आया हुआ है, इसके बावजूद भी जो रिजर्व एसेट है वो लार्जेस्ट कंपोनेंट के रूप में रहा, जो कि इंडिया की इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसेट्स का 59% रहा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, फॉल इन फॉरेन लायबिलिटीज, फॉरेन लायबिलिटीज में भी कमी आई हुई है, फॉरेन लायबिलिटीज में भी कमी आई हुई है, और कितने की कमी आई हुई है, 29.1 बिलियन यूएसडी की कमी आई हुई है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग याद रखना। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे क्या किया है, एनआरआई डिपॉजिट का बात किया गया है, ठीक है ना। एनआरआई डिपॉजिट जो है वो क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 3 में 3.9 बिलियन यूएसडी रहा, ठीक है, ये चीज आप लोग याद रख लेना, ठीक है, ये चीज आप लोग याद रख लेना। एनआरआई डिपॉजिट 3.1 बिलियन यूएसडी रहा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टर 3 में जो है 3.9 बिलियन यूएसडी से कम हो गया है, ठीक ना, ये चीज आप लोग याद रख लेना। ईसीबी पिकअप्स की अगर हम लोग बात करें तो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स में ग्रोथ हुई है, इसमें बोला गया है कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स रिकॉर्डेड नेट फ्लो ऑफ इतना इन क्वार्टर इतना कंपेयर टू इतना इतना, ठीक है ना, यानी कि जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स है वो फाइनेंशियल ईयर 25 के क्वार्टर 3 में 4.3 बिलियन यूएसडी रहा, जबकि फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 3 में ये 2.7 बिलियन यूएसडी रहा था। तो 2.7 बिलियन यूएसडी से बढ़कर ये जो है 4.3 बिलियन यूएसडी हो गया, तो इसमें ग्रोथ देखने को मिली हुई है। एफपीआई आउटफ्लो की अगर हम लोग बात करें तो एफपीआई आउटफ्लो में भी कमी आई हुई है, ठीक है ना, इसमें जो है वो कमी आई हुई है, जो कि 11.4 बिलियन यूएसडी रहा, ठीक है ना, ये चीज आप लोग ध्यान रखो कि 11.4 बिलियन यूएसडी रहा, जबकि सेम ही पीरियड में फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर में जबकि फाइनेंशियल ईयर 24 के सेम क्वार्टर में ये 12 बिलियन यूएसडी हुआ करता था, तो 12 बिलियन यूएसडी से ये घटकर 11.4 बिलियन यूएसडी हो गया है, ये चीज आप लोग याद रखना। एफडीआई ट्रेंड्स के बारे में भी यहाँ पे बताया है, तो एफडीआई ट्रेंड्स में भी जो है वो कमी देखने को मिली हुई है। फाइनेंशियल ईयर 25 के क्वार्टर 3 में ये 2.8 बिलियन यूएसडी रहा, जबकि फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 3 में ये 4.0 यानी कि 4 बिलियन यूएसडी रहा। तो फाइनेंशियल ईयर 24 क्वार्टर 3 में 4 बिलियन यूएसडी और फाइनेंशियल ईयर 25 क्वार्टर 3 में ये 2.8 बिलियन यूएसडी रहा, ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग याद रखना। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात हुई है, ठीक ना, करंट अकाउंट डेफिसिट की यहाँ पर बात हुई है। तो फाइनेंशियल ईयर 25 में करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़कर 11.5 बिलियन यूएसडी हो गया, जो कि जीडीपी का लगभग 1.1% था, 1.1% था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 3 में ये कितना था, ये 10.4 बिलियन यूएसडी था, जो कि लगभग वो भी जीडीपी का 1.5% ही था। तो ये डेटा भी आप लोग याद रख लेना, ठीक है, ये डेटा भी आप लोग याद रख लेना। अगला क्या है, अगले में ये बताया गया है कि सीएडी फॉर यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 के बीच में क्या रहा। तो फाइनेंशियल ईयर 25 के पहले 9 महीने में, फर्स्ट 9 मंथ ऑफ द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25, ठीक है ना, यानी कि इसका क्या मतलब हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट 9 मंथ में करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 37 बिलियन यूएसडी रहा, जबकि फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट 9 मंथ में ये 30.6 बिलियन यूएसडी था, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली हुई है, ठीक है ना। एसेट लायबिलिटी रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो एसेट लायबिलिटी रेशियो दिसंबर 2024 में 74.7% रहा, जबकि दिसंबर 2023 में ये 73.1 बिलियन यूएसडी रहा, ठीक। तो ये चीजें हो गई, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट डेटा था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और पीडीएफ में भी इसकी आप लोगों को अवेलेबल करा दी गई, तो वहां पे भी ये सारा डेटा डिटेल में दिया गया है। अच्छा, ये जो क्लास हम लोग ले रहे हैं ना, इस पूरे क्लास की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो एप्लीकेशन पर जाकर इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, एज इट इज यहाँ पे जैसे पढ़ाया गया है, ये सारी की सारी पीडीएफ वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोग चाहोगे तो आप लोग बोलोगे तो एनोटेशन के फॉर्म में अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज नहीं तो फ्रेश पीडीएफ जो है ये इसकी आपको वहाँ पे अपलोड करके मैं दे दूंगा, वहां से आप लोग इसको देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम व्हिच डेट डिड आरबीआई रेज्ड द एग्रीगेट लिमिट अंडर द स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स फ्रॉम 10,000 करोड़ रुपीज टू 15,000 करोड़ रुपीज, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि इस क्लास में जो भी क्वेश्चन हम लोग कर ही रहे हैं सब इंपॉर्टेंट ही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत ज्यादा जरूरी लगा वो मैं यहाँ पे उठा के लेके आया हूँ, बाकी डिटेल में तो पेड क्लासेस में हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तारीख से स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स के लिए अस्थायी तरलता सुविधा के तहत कुल सीमा 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए कर दी है। ये इसमें आप लोगों को
याद रखना है। तो ये जो डेट है 2 अप्रैल 2025, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2 अप्रैल 2025, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना मुरारी बापू, कथक तरीके से मत सुनना, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, सारे के सारे डेटा उठा के लाके दे रहा हूँ, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, और क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछते हैं, तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग को भी आप लोग समझना। चलो अब ये सारे के सारे पॉइंट्स दिए गए, इसको एक बार आप लोग खुद से पढ़ लो, खुद से पढ़ लो, बाकी मैं चीज़ों को एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ। पहले देखो ये फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ठीक है ना, पहले एक बार आप लोग पढ़ लेना, जो भी चीज़ें लिखी गई उसको मैं आसान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स आरबीआई के द्वारा ऑथोराइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करने के लिए ऑथोराइज होते हैं। इनका जो मेन काम होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करना होता है, यानी कि ट्रेड करने का मतलब खरीदना बेचना होता है, ठीक है ना, सरकार के लिए मनी रेज करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एसडीपी होते हैं, एसपीडीज होते हैं, यानी कि स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स होते हैं, ये या तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की सब्सिडरीज होते हैं, या फिर एब्रॉड में इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, कंपनीज एक्ट के अंडर एनबीएफसीज के रूप में, ठीक है ना, ये रजिस्टर्ड किए जाते हैं। इनके पास में बैंकिंग लाइसेंस तो नहीं होता, लेकिन आरबीआई के द्वारा ये रेगुलेटेड होते हैं। ये सारी चीजें आप लोग याद रखना, ठीक है ना। ये कुछ एक और एडिशनल डेटा था, इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो आरबीआई ने अभी हाल ही में स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स के लिए लिक्विडिटी सपोर्ट फैसिलिटी की जो लिमिट है उसको 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए कर दी है, और ये 2 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया है, ठीक है ना। ये याद रखना, 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए कर दिया, और ये जो है ये 2 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया, ये चीज भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना। बाकी के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें कोई चेंज नहीं किया है, वो सारे के सारे अनचेंज्ड हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें क्या बोला गया है, एज पर द इंडियाज क्वार्टरली एक्सटर्नल डेट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, व्हाट वाज द इंडियाज एक्सटर्नल डेट एट द एंड ऑफ द दिसंबर 2024। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी भारत की तिमाही विदेशी ऋण रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी ऋण कितना था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक रिपोर्ट जारी किया, इंडियाज क्वार्टरली एक्सटर्नल डेट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2024 के एंड में इंडिया का एक्सटर्नल डेट कितना था, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 717.9 बिलियन यूएसडी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है ना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये भी डेटा है तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये डेटा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा और डिटेल इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सारे के सारे पॉइंट्स ये लोग पढ़ो, इसको आप लोग एक बार खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ो, उसके बाद में मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक्सटर्नल डेट, एक्सटर्नल डेट का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। एक्सटर्नल, अब ये देखो लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो। एक्सटर्नल डेट refers to the total outstanding debt borrowed by the country from the foreign lender. It includes government and private sector borrowings and is रिपेबल इन फॉरेन करेंसी गोल्स एंड सर्विसेज, ठीक है। क्या मतलब है इसका इसका मतलब ये है कि किसी देश द्वारा विदेशी ऋणदाताओं से लिए गए कुल बकाया ऋण से इसका मेन मतलब होता है। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बोरोइंग्स इंक्लूड होती हैं, और फॉरेन करेंसीज गुड्स या सर्विसेज में से चुकाना होता है। इसकी की हाइलाइट्स की अगर हम लोग बात करें तो इंडियाज एक्सटर्नल डेट राइज टू यूएसडी 717.9 बिलियन यूएसडी बाय दिसंबर 2024, ठीक है ना। इंडिया का एक्सटर्नल डेट दिसंबर 2024 तक बढ़कर 717.9 बिलियन यूएसडी हो गया, जबकि दिसंबर 2024 के एंड में ये 648.7 बिलियन यूएसडी था, ठीक है ना। दिसंबर 2023 के एंड में ये 648.7 बिलियन यूएसडी था, जबकि दिसंबर 2024 के एंड में ये बढ़कर 717.9 बिलियन यूएसडी हो गया। टोटल 10.7% का इंक्रीज हुआ है इसमें, ये आप लोग याद रखना। और ये जो बढ़ोतरी हुई है एक्सटर्नल डेट में, ये अमेरिकी डॉलर की कीमतों में, यूएस डॉलर की कीमतों में जो यूएस डॉलर की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ही ये हुआ है, ठीक है ना। और डॉलर की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण एक्सटर्नल डेट में 12.7 बिलियन यूएसडी का जो है वो वृद्धि हुई है, ठीक है ना। ये चीज भी आप लोग याद रखना, ठीक। जबकि एक्चुअल एक्सटर्नल डेट में जो ग्रोथ हुई है वो 17.9 बिलियन यूएसडी की हुई है, ठीक है ना। अगर डॉलर की कीमत में वृद्धि को हटा दिया जाए तो ये 17.9 बिलियन यूएसडी का ही इसमें जो है वृद्धि हुआ है, ठीक है ना। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो अगला पॉइंट क्या कर रहा है, अगला पॉइंट जो कह रहा है, ठीक है ना। देखो ये जो भी पॉइंट दिए गए सारा का सारा डेटा, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं,
समझाने जैसा कुछ नहीं, सारी की सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, तो इसको एक बार आप लोग खुद से पढ़ लो, इसको एक बार आप लोग खुद से पढ़ लोगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। याद ही करना है, डेटा है तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। दिसंबर 2024 के एंड तक, दिसंबर 2024 के एंड तक इंडिया का एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो 19.1% रहा, ठीक है ना, जो कि सितंबर 2024 से जो है जो कि सितंबर 2024 में जो 19% था रेशियो, उससे 0.1% ज़्यादा है। सितंबर 2024 के एंड में इंडिया का एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो 19% था, जबकि दिसंबर 2024 के एंड में इंडिया का एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो 19.1% रहा, तो ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक बार आप लोग पढ़ लेना। डेट सर्विंग एंड करेंसी कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि दिसंबर 2024 तक प्रिंसिपल रीपेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है ना, प्रिंसिपल रीपेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट टू करेंसी रिसिप्ट रेशियो 6.6% रहा, जबकि पिछले क्वार्टर में ये रेशियो 6.7% था। इंडिया का जितना एक्सटर्नल डेट है उसमें सबसे ज़्यादा यूएसडी में है, ठीक है ना, इंडिया का जितना भी एक्सटर्नल डेट है सबसे ज़्यादा यूएसडी में है, 54.8%, ये चीज़ आप लोग याद रख लेना, ठीक है ना। इंडियन रुपीज में 30.6%, जापानीज येन में 6.1%, SWR में 7.4%, यूरो में 3%, ये चीज भी आप लोग याद रखना। सारा का सारा डेटा है, इसको एक बार इसको याद करने के अलावा आपके पास में कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो पीडीएफ में एक बार इसको सारा का सारा याद कर लेना, क्वेश्चन किसी भी तरीके से भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और ये पॉइंट क्या कह रहा है, इंडिया का नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है ना, इंडिया का नॉन गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सटर्नल डेट बढ़ा हुआ है। दी नॉन गवर्नमेंट सेक्टर एक्सटर्नल डेट रोज, इंडिया का जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सटर्नल डेट है वो बढ़ा हुआ है, जिसमें नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का शेयर सबसे ज़्यादा है, कितना है, 36.5% है, ठीक है ना, 36.5% है। उसके बाद डिपॉजिट टेकिंग कॉर्पोरेशंस आते हैं, उसका 27.8% है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 21.1% है, अदर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का 8.7% है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द मूडीज रेटिंग व्हाट इज द प्रोजेक्टेड real GDP growth rate of India for the financial year 26 and how does it compare globally, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6.5%। मूडीज रेटिंग के अनुसार इंडिया का प्रोजेक्टेड जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 25 के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 26 के लिए फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 6.5% रहा, और इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है एमंग G20 कंट्रीज, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, बस वही चीज़ें यहाँ पे भी दी गई हैं, इसको पढ़ लो एक बार, इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है। आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोला गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड हुम विल ही सक्सीड। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया और उन्होंने किसका स्थान लिया, उन्होंने किसको सक्सीड किया। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इन्होंने सक्सीड किसको किया, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। PFRDA के नए चेयरपर्सन के रूप में शिवा सुब्रमण्यन रमन को अपॉइंट किया गया और इन्होंने दीपक मोहंती जी को सक्सीड किया है। दीपक मोहंती जी को सक्सीड करके इनको नया चेयरमैन बनाया गया। तो डिटेल पढ़ो आप लोग, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने शिवा सुब्रमण्यम रमन जी को न्यू चेयरपर्सन बनाया हुआ है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। इनका टेन्योर 5 साल के लिए है, या फिर ये जब तक 65 साल की उम्र नहीं कर लेते हैं। इनका टेन्योर या तो 5 साल के लिए है, या फिर जब तक कि 65 साल के लिए नहीं होते, जो दोनों में से जो पहले होगा वहीं पर इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। इन्होंने दीपक मोहंती जी को सक्सीड किया, जिनका कि कार्यकाल मई 2025 में खत्म हो गया। करंट रोल की अगर हम लोग बात करें तो ये वर्तमान में डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं कैग ऑफ इंडिया में, ठीक है ना। ये भी आप लोग याद कर लेना। प्रीवियस पोजीशंस के बारे में बात करें तो ये पढ़ लो आप लोग। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम किया हुआ 2021 से लेकर 2024 तक के दौरान। इसके साथ साथ इन्होंने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में भी काम किया हुआ है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ इन्होंने सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में भी काम किया हुआ है 2007 से लेकर 2013 तक के दौरान, ठीक है ना। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर 3-year टर्म सक्सीडिंग डॉक्टर माइकल पात्रा। माइकल पात्रा के स्थान पर 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पूनम गुप्ता, डॉक्टर पूनम गुप्ता ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर पूनम गुप्ता ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डॉक्टर पूनम गुप्ता जी को 3 साल के टेन्योर के लिए RBI का डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया है। इन्होंने माइकल देव पात्रा जी को, MD पात्रा जी को रिप्लेस किया हुआ है, ये भी आप लोग याद रख लेना। अपॉइंटमेंट
कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने पूनम गुप्ता जी को डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई अपॉइंट किया हुआ है 3 साल के कार्यकाल के लिए। डॉक्टर माइकल पात्रा को इन्होंने सक्सीड किया, जिनका कार्यकाल जनवरी 2025 में खत्म हो गया था। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का टेन्योर कितना होता है ये आप लोग बता दो, ठीक है ना, कितने साल का इनको टेन्योर होता है, मैक्सिमम कितने साल तक ये काम कर सकते हैं ये भी आप लोग बता दो, ठीक है ना। इनको क्या दोबारा रीअपॉइंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो कितने साल के लिए किया जा सकता है, और टोटल कुल मिलाकर कितने साल तक इनको एक्सटेंशन दिया जा सकता है, अगर दिया जा सकता है तो नहीं दिया जा सकता तो कोई बात नहीं। मैक्सिमम कितना टेन्योर हो सकता है इनका एक बार में, और अगर एक्सटेंशन दिया जा रहा है तो मैक्सिमम कितने साल तक के लिए ये अपॉइंट किए जा सकते हैं, ये आप लोगों की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप लोग बताओ। और ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो पिछली क्लासेस में मैंने पढ़ाया हुआ, जो भी हमारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जा रही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले सेक्शन में। वहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग आरबीआई एक्ट वगैरह कर रहे थे, बीआर एक्ट वगैरह कर रहे थे, तो वहाँ पे सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो वो क्लासेस भी देखना जरूरी होता है, सिर्फ मुरारी बापू की कथा के तरीके से सुन के चले जाने से कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान टाइप वाली, वो आप लोग याद रखा करो। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। क्वेश्चन आईबीपीएस कहाँ से कैसे घुमा के पूछ ले रहा है हमें आपको पता होता नहीं है, तो उसी को डिकोड करने का हम लोग जो है काम करते हैं, इसीलिए इतना डीप में जा जाके चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है इसमें? आरबीआई में इनका अपॉइंटमेंट होने से पहले ये पूनम गुप्ता जी जो हैं वो डायरेक्टर जनरल थी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में, ठीक है ना, एनसीएईआर में ये डायरेक्टर जनरल के रूप में काम कर रही थी, जो कि इंडिया का प्रीमियर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पॉलिसी थिंक टैंक है आरबीआई में डिप्टी गवर्नर अपॉइंट होने से पहले। और इससे पहले इन्होंने वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ में भी जो है सीनियर इकोनॉमिस्ट पोजीशन पे ये काम कर चुकी है, ये भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज पर द 10 ईयर ऑफ द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एसबीआई रिपोर्ट व्हिच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एज ऑफ नाउ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष के एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अब तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों की संख्या सबसे ज्यादा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो भी हम लोग कर रहे हैं ना वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, तो इसको ध्यान से सुनना, ठीक है ना। और आइडियली अगर ये देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन है। अब गवर्नमेंट स्कीम के लिए बच्चे मुझसे बार बार कहते रहते हैं ये करा दो सर वो करा दो। भाई गवर्नमेंट स्कीम में जो चीजें जरूरी हैं, जितनी जरूरी हूं मैं करा रहा हूं, ठीक है ना। मैं पिछले 4-5 सालों से 5-6 सालों से यही कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि क्वेश्चन कहां से बनेंगे। जो ट्रेडिशनल वे में आप लोग पढ़ रहे हो परंपरागत तरीकों से ना, उस तरीके से मत पढ़ो, इस तरीके से चीजें नहीं पूछी जा रही हैं। जो पूछी जा रही है वो मैं क्लासेस में करा रहा हूं, उसको आप लोग देखो समझो, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि देखो ये न्यूज में क्यों आया, ये न्यूज में इसलिए आया कि क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने भी हाल ही में अपना 10 साल कंप्लीट किया। जब 10 साल कंप्लीट किया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने, तो एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में जो डेटा दिया गया वहां से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पढ़ते रहो यार आप लोग, वहां से क्वेश्चन बनना ही नहीं है। अभी बन भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें इसी हिसाब से बन रहा है, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें जो है लास्ट ईयर स्केल 3 में गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन पूछा भी गया था, इसी तरीके से पूछा गया था। तो ये जो 10 साल इस स्कीम का कंप्लीट हुआ उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना डेटा जारी किया हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की हुई है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा गया है कि उस रिपोर्ट के अनुसार जो एसबीआई ने जारी किया 10 साल कंप्लीट होने के बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कौन सा स्टेट है जिसके पास में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है इनरोल्ड हैं, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखना, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये पूरा का पूरा डेटा जो है एसबीआई की रिपोर्ट से मैं उठा के लाया हूं। क्लास को पॉज कर लो, सारी चीजें आप लोग पढ़ लो, सारी की सारी चीजें यहाँ पे पढ़ लो। कुछ भी समझाने जैसा इसमें है नहीं, कुछ भी समझाने जैसा कुछ नहीं, सब कुछ आप लोग पढ़ो, ठीक है ना। सब कुछ एक एक बार में पढ़ो, जो भी मैंने बताया सब कुछ आप लोग पढ़ो। पूरा का पूरा डेटा ये आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। पूरा का पूरा डेटा आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो होती है कोलेटरल फ्री इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट प्रोवाइड करती है 10 लाख रुपए तक, ठीक है ना। और ये जो क्रेडिट प्रोवाइड की जाती है मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस में शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स आते हैं, आरआरबीज आते हैं, एनबीएफसीज आते हैं और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ठीक है ना। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कैटेगरी कितनी होती हैं?
ठीक है ना। इसमें कैटेगरी कितनी होती है, इसमें कितने कितने तहत इनका लोन दिया जाता है, ये आप लोग जानो ना। तो मेन चीज़ तो यही है। देखो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु कैटेगरी होती है, किशोर कैटेगरी होती है, तरुण कैटेगरी होती है, और तरुण प्लस कैटेगरी अभी उसमें जो बजट आया हुआ था उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस कर दिया, ठीक है ना। तो शिशु कैटेगरी के तहत में 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है, किशोर कैटेगरी के तहत में 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है, तरुण कैटेगरी में 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। और तरुण प्लस कैटेगरी के लिए वही लोग एप्लीकेबल होते हैं जिन्होंने तरुण कैटेगरी में लोन जो है वो सक्सेसफुली रिपे किया हुआ है बिना कोई इंस्टॉलमेंट ब्रेक हुए वगैरह। सक्सेसफुली लोन जिन्होंने रिपे कर दिया है तरुण कैटेगरी में 10 लाख रुपए तक का, वही जो है तरुण प्लस कैटेगरी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो तरुण प्लस कैटेगरी में जो आएगा उसको 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और ये जो भी लोन है ये क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स के द्वारा गारंटीड होता है, ठीक है ना। और ये मतलब ये चीज भी आप लोग याद रखना। और ये जो क्रेडिट गारंटी फंड ऑफ माइक्रो यूनिट्स है ये एक ट्रस्ट फंड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया है, और ये एनसीजीटीसी के द्वारा मैनेज किया जाता है एज ए ट्रस्टी के रूप में। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, पढ़ लो इसको पढ़ लो, नहीं तो इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा ऐप में, भी एक बार आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना। जो पेड यूजर्स हैं उनको तो सब कुछ मिल ही रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग भी फ्री में भी देख रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी सारा कंटेंट हम लोग अवेलेबल कराते हैं। तो एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करिएगा, वहाँ पे ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या स्टेप लिए गए, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए, सारा का सारा आप लोग पढ़ लो, सारा का सारा आप लोग पढ़ लो। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पढ़ना ही है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पढ़ना ही है, ठीक है। इसको पढ़ो आप लोग। आगे बढ़ते हैं, इसको भी आप लोगों को पढ़ना ही है, ठीक है ना। इसको भी आप लोगों को पढ़ना है, सारा का सारा चीज़ इसमें पढ़ना ही है, सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग पढ़ो, ठीक है। 10 साल में क्या हुआ है कि कम्युनिटी मोर देन पिछले 10 सालों में मुद्रा योजना के तहत में टोटल 12 करोड़ से भी ज़्यादा अकाउंट जो है वो ओपन किए गए हैं, ठीक है ना। और उसमें से 78% अकाउंट जो है वो शिशु कैटेगरी में है, लगभग 40 करोड़, 20% अकाउंट जो है वो लगभग 10 करोड़ किशोर कैटेगरी में है, 2% अकाउंट जो है वो लगभग तरुण और तरुण प्लस कैटेगरी में है, यानी कि 2 करोड़ के आसपास में, ठीक है ना। तो ये सब डेटा है, यही सारा डेटा यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ो, ठीक है ना। ये भी पढ़ना है, ये भी डेटा आप लोगों को पढ़ो, सारा का सारा डेटा आप लोग पढ़ो। मुद्रा लोन सैंक्शनड क्रॉस जितना करोड़ 40% आदि सैंक्शन हो, ठीक है ना। ये भी डिटेल आप लोग पढ़ो, कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, ठीक है ना। एवरेज टिकट साइज ऑफ लोन कितना है, एवरेज टिकट साइज ऑफ लोन हैव नियरली ट्रिपल्ड। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1.2 लाख करोड़ का लोन दिया गया, फाइनेंशियल ईयर 25 में 72,000 करोड़ रुपए का लोन दिया, 72 करोड़ नहीं, ये टिकट साइज का बात हो रहा है, एवरेज टिकट साइज का बात हो रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1.2 लाख टिकट साइज रहा एवरेज, 23 में 72,000 एवरेज टिकट साइज रहा, 16 में 38,000 टिकट साइज था, ठीक है। तो ये भी आप लोग पढ़ लो। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें बात करो, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल जो 52 करोड़ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अकाउंट खोले गए हैं उसका 50% लगभग जो है SC ST और OBC कैटेगरी से आता है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखो, ठीक है ना। टोटल अकाउंट होल्डर्स का 68% जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के पास में है, और इसमें से 11% जो है माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, ये भी आप लोग याद कर लो। स्टेट वाइज अगर हम लोग कंपेरिजन की बात करें तो सारे स्टेट्स में बिहार जो था वो लार्जेस्ट स्टेट है जिन्होंने कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत में सबसे ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत में सबसे ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स रजिस्टर्ड करने वाला लार्जेस्ट स्टेट जो है वो बिहार है, तो ये भी आप लोग याद कर लो। टोटल 4.2 करोड़ हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत में, सॉरी। इसके बाद में तमिलनाडु आता है 4 करोड़, वेस्ट बंगाल आता है 3.7 करोड़, ठीक है। महाराष्ट्र हैज लार्जेस्ट शेयर ऑफ वुमेन अकाउंट होल्डर्स, महाराष्ट्र के पास में वुमेन अकाउंट होल्डर्स की लार्जेस्ट शेयर है 79% ऑफ टोटल अकाउंट्स। इसके बाद में झारखंड 75% है, वेस्ट बंगाल 73% है, ये भी आप लोग याद रख लो। तो ये सारा का सारा डेटा है, सब कुछ आपको पढ़ना ही है, ठीक है ना। ये आप लोग सारा का सारा पढ़ लो, यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन, ये मतलब इन डेटा से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सेबी हैज एक्सटेंडेड द इम्प्लीमेंटेशन टाइम फॉर इट्स न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन रिटेल algorithm trading. When will the full framework now become effective? सेबी ने खुदरा एल्गोरिथम ट्रेडिंग पर अपने नए नियामक ढांचों के कार्यान्वयन की समय सीमा बढ़ा दी है। अब पूरा ढांचा कब से प्रभावी होगा? ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 अगस्त 2025, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। सेबी ने क्या किया हुआ है कि
रिटेल एल्गोरिदम ट्रेडिंग की जो रिटेल एल्गो ट्रेडिंग होती है, इसके लिए जो नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इसके इम्प्लीमेंटेशन की टाइमलाइन को बढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो अब ये कब से प्रभावी होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो 1 अगस्त 2025 से ये प्रभावी होगा। ये डेट आप लोग जो है याद रख लेना, ठीक है। ये डेट आप लोग याद रख लेना और ये डिटेल भी एक बार आप लोग खुद से पढ़ो, बाकी मैं आसान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बाकी चीज़ें मैं आसान कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें यही बोला गया है कि सेबी हैज एक्सटेंडेड द इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन फॉर इट्स न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन रिटेल एल्गो ट्रेडिंग, ठीक है ना। एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर नहीं पता होता है। देखो अभी हम लोग ट्रेडिंग जैसे करते हैं ना, तो मैनुअली करते हैं, खुद से सारी चीजें करना होता है कि कब कॉल लेना है, कब पुट लेना है, कब मार्केट में एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। पूरी की पूरी मार्केट हमको देखती रहनी होती है कि कब बेयरिश जा रहा है, कब बुलिश हो रहा है, कब साइडवेज मार्केट जा रहा है, ठीक है ना। ये होता है, हम मैनुअली करते हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, बेसिकली सॉफ्टवेयर से ट्रेडिंग की जाती है। बहुत सारी आईटी कंपनियां क्या होती हैं कि वो अपना सॉफ्टवेयर बनाती हैं और उस सॉफ्टवेयर को हमको आपको परचेज करना होता है। सॉफ्टवेयर परचेज कर देने के बाद में एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई के जरिए हम लोग अपने डीमैट अकाउंट को इस एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद कि पूरा का पूरा काम ये जो होता है एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर करता है। जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं वो बहुत सारे मार्केट के जानकार को अपने पास में हायर करके रखती हैं। वो पूरा का पूरा मार्केट देखते रहते हैं, कब एंट्री करना है मार्केट में, कब एग्जिट करना है। सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिकली ये ट्रेडिंग हो जाती है, ठीक ना। और पर ट्रेड पे कुछ ना कुछ कमीशन इनका होता है, कुछ ना कुछ कमीशन ये लोग लेते हैं। और कुछ मतलब ये कंपनी की पॉलिसीज पे होता है, कंपनी सॉफ्टवेयर कैसा सेल कर रही है। कंपनी कई बार वन टाइम चार्ज के रूप में या मंथली चार्ज लेती है, या फिर कोई कंपनीज होती हैं जो पर ट्रांजैक्शन पे चार्ज लेती हैं, तो ये अलग मैटर है। लेकिन ये एल्गो ट्रेडिंग जो होती है पूरी की पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेडिंग होती है, ठीक है ना। तो ये चीजें एल्गो ट्रेडिंग होती है। और ये डेडलाइन जो है इसके लिए इंप्लीमेंटेशन की नए फ्रेमवर्क की 1 अगस्त 2025 हो गई है। और ये एक्सटेंशन क्यों किया गया, क्योंकि बहुत सारे जो भी स्टॉक एक्सचेंज के लोग थे ना, उन्होंने एडिशनल टाइम मांगा हुआ था, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बढ़ा दिया है, उसको टाइम को, डेडलाइन को ये बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। सेबी ने फरवरी 2025 में सर्कुलर जारी किया हुआ था रिटेल एल्गो ट्रेडिंग के लिए, ठीक है ना। वहाँ पर भी मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ था, तो वो चीज़ें आपको याद आ रही होंगी। अगर आपने क्लासेस देखी हैं, तो नहीं देखी हैं तो फिर कोई बात नहीं, यहाँ पे जो जरूरी चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके साथ साथ में अभी एसबीआई सीबीओ का एग्जाम आया हुआ है। एसबीआई सीबीओ के एग्जाम के लिए हमारा ये फुल फ्लेज कोर्स चल रहा है। अगर आप लोग इसको परचेज करना चाहते हैं तो जाके परचेज कर सकते हैं। क्या क्या कोर्स में मिलेगा ये सारी चीज़ें लिखी हैं, क्या क्या इसकी वैलिडिटी है, आप लोग ध्यान इसको देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच कंपनी हैज रिसीव्ड आरबीआई's अप्रूवल टू ऑपरेट एज an NBFC for providing education loan to teenagers and young students in India। किस कंपनी को भारत में किशोरों, युवा छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए एनबीएफसी के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिली हुई है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। कौन सी वो कंपनी है इसमें पूछा गया है। सिक्योरिस फाइनेंस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिक्योरिस फाइनेंस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या बोला गया। सिक्योरिस फाइनेंस जो है, जो कि फर्स्ट पे टेक्नोलॉजीज की होली ओन्ड सब्सिडरी है, इसी को आरबीआई से भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है अप्रूवल, एनबीएफसी के रूप में काम करने के लिए, ठीक है ना। अब ये अप्रूवल मिलने के बाद में सिक्योरिस फाइनेंस जो है वो एजुकेशन लोन प्रोवाइड करेगी, और इनकी टारगेट ऑडियंस जो होगी टीनेजर्स होंगे और यंग स्टूडेंट्स होंगे पूरे देश भर के, ठीक है ना। इसके तहत में 100 करोड़ रुपए का एजुकेशन लोन दिया जाएगा इसके फर्स्ट ईयर में, और 10,000 स्टूडेंट को टारगेट करके हुए 10,000 स्टूडेंट को 100 करोड़ रुपए तक का लोन देने का टारगेट इसके तहत में रखा गया है। 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन इसमें दिया जाएगा, जिसमें किसके लिए लोन दिया जाएगा, स्कूल फीस के लिए दिया जाएगा, ट्यूशन फीस के लिए दिया जाएगा, कोडिंग बूट कैंप वगैरह अगर होता है तो उसके लिए दिया जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप लोग कोचिंग वगैरह कर रहे हो तो उसके लिए ये लोन वगैरह दिया जाएगा। इनिशियल रोल आउट कहाँ पर होगा, तो इनिशियली ये जो है बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद और पुणे में ये रोल आउट किया जाना है। लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो 2030 तक कंपनी का ये एम है कि अपनी लोन बुक को 1,000 करोड़ रुपए कर सके और 1 लाख स्टूडेंट एनुअली कर दे। मतलब कि 2030 तक 1,000 करोड़ रुपए का लोन देना इस कंपनी का टारगेट है, और 1 लाख स्टूडेंट को एनुअली जोड़ना जो है इसका टारगेट है, ठीक है। चलो, जोड़ना मतलब 1,000 लोगों को लोन ही देगी, बस बात खत्म होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, India Post has partnered with which mutual fund company to provide door-to-door KYC verification service aimed at enhancing financial inclusion। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बोला गया है इसमें, इंडिया पोस्ट ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से डोर टू डोर केवाईसी सत्यापन सेवाएं प्रदान करने के लिए किस म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ में साझेदारी की है। क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। देखो,
इंडिया पोस्ट जो है ना अभी बहुत सारी कंपनियों के साथ में डोर टू डोर केवाईसी वेरिफिकेशन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ना एक एग्रीमेंट वगैरह साइन कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है। और इंडिया पोस्ट कर क्यों रहा है? क्योंकि इंडिया पोस्ट की ब्रांचेस ना बहुत ज़्यादा जगह हैं, पूरे इंडिया में लगभग 1.68 लाख जो है पोस्ट ऑफिसेज हैं, इससे ज़्यादा के ही हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि इंडिया पोस्ट जो है उसकी ब्रांचेस बहुत जगह पे हैं, ट्रेंड स्टाफ है उसके पास में, जो कि जो भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं इनके पास में उतना ज़्यादा स्टाफ नहीं है और इनकी ब्रांचेज उतनी नहीं है। तो इनको जब केवाईसी वगैरह कर, हालांकि केवाईसी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ई केवाईसी आ गया है अभी मार्केट में, वीडियो केवाईसी आ गया है, ठीक है ना। अभी बहुत बहुत टाइप की केवाईसी है, केवाईसी के टाइप्स वगैरह भी हम लोग अपने पेड क्लासेस में पढ़ ही रहे हैं, अभी आप लोग देख रहे होंगे। तो बहुत सारी केवाईसीज हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, तो ज़्यादातर हम लोग टारगेट क्या करते हैं? रूरल एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज करते हैं। तो वहाँ पे कई बार ऑडियंस क्या होती है, कोई ई केवाईसी के लिए कई बार फ्रेंडली नहीं होती है, वीडियो केवाईसी के लिए कई बार फ्रेंडली नहीं होती है, ठीक है। तो उनको क्या होता है कि कई बार मैनुअली करना होता है, फिर कोई एक पर्सन उनको चाहिए होता है गाइड करने के लिए। तो वो काम जो है वो इंडिया पोस्ट करता है, क्योंकि इंडिया पोस्ट के पास में स्टाफ ज़्यादा है, हर जगह पे उसके लगभग अवेलेबिलिटी है, हर जगह पे उसके ऑफिसेज हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया पोस्ट जो है वो डोर टू डोर केवाईसी वेरिफिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ में भी हाल फिलहाल में पार्टनरशिप कर रहा है। अभी मई में भी कई पार्टनरशिप किया हुआ, उसको भी मैंने हम लोगों ने मई वाली क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फिलहाल निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और इससे रिलेटेड क्या क्या डेटा है, ठीक है। वही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि इंडिया पोस्ट ने पार्टनरशिप किया हुआ है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के साथ में, जिससे कि डोर टू डोर केवाईसी सर्विसेज, केवाईसी वेरिफिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है ना। अब इस इनिशिएटिव का मेन उद्देश्य जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है, खासतौर से सीनियर सिटीजन्स के बीच में, रूरल इन्वेस्टर्स को भी ये सुविधाएं प्रदान करनी जिससे कि वो लोग भी जो है इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है ना। और उन सारे पर्सन्स को भी सुविधाएं देनी है जो जिनके पास में मोबिलिटी का इशू है, मोबिलिटी का मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का इशू है, ठीक है। एमओयू किसके किसके बीच में साइन किया गया? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो जनरल मैनेजर ऑफ द बिजनेस डेवलपमेंट टीम के हैं बंसल बादल, मनीषा बंसल बादल, इन्होंने सुदीप सिक्का के साथ में मिलकर ये एमओयू साइन किया हुआ। सुदीप सिक्का की अगर हम लोग बात करें तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ हैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के, इन दोनों ने ही ये एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। और ये जो एमओयू साइन किया गया ये जन निवेश कैंपेन के तहत में किया गया है, ठीक है ना। इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जन निवेश इनिशिएटिव है जो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहा है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में लोगों की पार्टिसिपेशन को प्रमोट कर रहा है। तो उसी के तहत में ये एमओयू साइन किया गया है, ठीक है ना। अब ये वर्क कैसे करता है? तो इन्वेस्टर जो होते हैं वो केवाईसी फॉर्म वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी से, केआरए से या फिर एएमसी से, फिर उसके बाद में उसको अपना केवाईसी वगैरह कर सकते हैं। और नहीं होता तो डोर टू डोर जाके भी इंडिया पोस्ट के जो कर्मचारी हैं वो केवाईसी कराएंगे, ठीक ना। इंडिया पोस्ट के पास में सक्सेसफुली एक्सपीरियंस है, इंडिया पोस्ट ने लगभग 5 लाख केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंडक्ट कराया हुआ है, ठीक है ना। तो इस वजह से अब किसके लिए कराया हुआ है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूटीआई स्तुति, इन दोनों के लिए 5 लाख से भी ज़्यादा केवाईसी वेरिफिकेशन कराया हुआ है इंडिया पोस्ट। इसके पास में एक सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है डोर टू डोर केवाईसी वेरिफिकेशन कराने का, इसीलिए दबा के पार्टनरशिप कर रहा है और लोग इसके साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे से सर्विसेज दे भी रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? Which of the following institutions have been designated as corporate agent in GIFT City to offer insurance product to NRIs and PIOS, ठीक है ना। NRI और PIO को बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान को गिफ्ट सिटी में कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में नामित किया गया? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रख लेना। इन दोनों को गिफ्ट सिटी में इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करने के लिए डेजिग्नेट किया गया है और ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट किसको ऑफर करेंगे? एनआरआईज को और पीआईओएस को, ठीक है। ये चीज भी आप लोग याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी पूरी की पूरी डिटेल दी गई, इसको एक बार आप लोग पढ़ लो, क्लास को पॉज करके यहीं पे पढ़ लो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली इनको डेजिग्नेट किया गया है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कॉर्पोरेट एजेंट्स के रूप में, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करेंगे एनआरआईज को, नॉन रेजिडेंट इंडियंस को और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी कि पीआईओएस को, ठीक है ना। ये चीज भी आप लोग याद कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस हैज नाबार्ड एक्सटेंडेड टू झारखंड इन फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025 टू इनहेंस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ग्रामीण बुनियादी ढांचे और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 में झारखंड को कितनी वित्तीय सहायता दी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, 5,830 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए, 5,830 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाबार्ड ने झारखंड को फाइनेंशियल ईयर 24-25 के दौरान 5,830 करोड़ रुपए दिया हुआ है, जिससे कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक ना, अब ये कुछ एक पॉइंट्स दिए गए हैं, पढ़ो आप लोग, इसको क्लास को पॉज करके पढ़ो। नाबार्ड ने जो है 5,830 करोड़ रुपए का एक्सटेंडेड क्रेडिट दिया हुआ है झारखंड को 24-25 के लिए, जिससे कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है ना, साथ ही साथ में फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा दिया जा सके राज्य में। ठीक है, ये चीज भी आप लोग याद रखो। सारे के सारे पॉइंट्स ये पढ़ लो भैया, ये सारे के सारे आप लोग पढ़ लो। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF, ठीक है ना, 1988 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें कि जो ये 5,830 करोड़ रुपए दिया गया है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, उसको मतलब उसको सेग्रीगेट करके अलग अलग बता रहा हूँ। तो इसमें से 1988 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है ना, किसके लिए, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें से कि 2 मेगा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम चलाई जाएंगी गिरिडीह में और पालमऊ डिस्ट्रिक्ट में झारखंड के, जिससे कि 28,500 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ साथ 396 रूरल गोडाउंस बनाए जाएंगे, 211 रूरल ब्रिजेस बनाए जाएंगे, 19 सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। ठीक है ना, तो ये कुछ एक डिटेल्स हैं, इसको भी आप लोग पढ़ के रखो। ठीक है ना, इसको भी एक बार आप लोग क्लास को पॉज करके पढ़ लो। ठीक है, समझाने जैसा इसमें कुछ है नहीं, पढ़ना ही है, तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लो, सारे के सारे पॉइंट से पढ़ लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रॉम विच डेट विल वन स्टेट वन RRB पॉलिसी एम्ड एट कंसोलिडेटिंग 15 रीजनल रूरल बैंक अक्रॉस 11 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विल बी इम्प्लीमेंटेड एज अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है ना, वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एकीकृत करने के उद्देश्य से एक राज्य एक RRB नीति किस तारीख से लागू होगी। ठीक है ना, अभी हुआ क्या है, क्वेश्चन को आसान कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। इसमें ये बोला गया है कि अभी वन स्टेट वन RRB का कॉन्सेप्ट लाया गया है, यानी कि हर स्टेट में एक ही RRB रहेगी, तो और उस स्टेट में और जो भी RRBs पहले से ऑपरेटेड हैं उनको सबको मर्ज करके एक स्टेट में एक ही RRB बना दिया गया। तो ये कब से प्रभावी हुआ है, ये इसमें पूछा गया है, तो 1 मई 2025 से प्रभावी हो गया। ये डेट याद रखना, आगे से भी ये पूछा जाएगा, आगे कभी भी पूछा जा सकता है ये कि वन स्टेट वन RRB का कॉन्सेप्ट कब से इंप्लीमेंट हुआ। तो 1 मई 2025 से ये हुआ। वन स्टेट वन RRB की पॉलिसी 1 मई 2025 से प्रभावी हो गई। इसके तहत में प्रत्येक राज्य में, हर एक राज्य में एक ही RRBs होगा। ठीक ना, और टोटल 15 RRBs को मर्ज किया गया, टोटल 15 RRBs को मर्ज किया जा रहा है। उसके बाद RRBs की संख्या जो अभी वर्तमान में RRBs की संख्या अगर हम लोग बात करें इस मर्जर से पहले, वन स्टेट वन RRB के कॉन्सेप्ट से पहले, तो वो 43 हुआ करती थी, और अब क्या हो गया कि 15 RRBs को मर्ज कर दिया जा रहा है। 15 RRBs को मर्ज कर दिया जा रहा है। तो जब इस 15 RRBs को मर्ज कर दिया जाएगा तो 43 - 15 अगर आप करोगे तो अभी वर्तमान में अब RRBs की संख्या 28 हो गई, 28 RRBs बची हुई हैं। ठीक ना, इस मर्जर के बाद में। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, अगर आप लोग यूट्यूब पर फ्री क्लासेस में देख रहे हो या पेड में देख रहे हो तो आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या कोई ऐसा स्टेट है जहां पर RRB नहीं है। अगर ऐसा कोई स्टेट है जहां पे RRB नहीं है तो कमेंट करके बता दो कि कौन सा वो स्टेट है जहां पर RRB नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बन जा रही है कमेंट करके बताने की, जिससे आपको आइडिया, हमें भी तो आइडिया लगे कि क्या पढ़ रहे हो आप लोग, पढ़ भी रहे हो या फिर हवाबाजी ही चल रही है, यहाँ से कोर्स ले रहे हो वहाँ से कोर्स ले रहे हो, कहीं से पढ़ नहीं रहे हो ना। तो बीच बीच में ये चेकिंग करना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि ऑडियंस हमारी पढ़ लिख रही है कि नहीं रही है। ठीक है ना, ये चीज़ अभी आप लोग देखते रहना। चलो वापस आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं कि क्या क्या बोला गया है। अभी पूरी की पूरी डिटेल दी गई, इसको आप लोग पढ़ो खुद से एक बार, समझाने जैसा कुछ नहीं है लेकिन मैं फिर भी एक बार बता रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी अनाउंस किया हुआ है इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन स्टेट वन RRB। वन स्टेट वन RRB को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अनाउंस किया, जो कि 1 मई 2025 से प्रभावी हो गया, और ये मेजर रिफॉर्म है जिसमें कि मल्टीपल RRBs को मर्ज करके एक ही स्टेट में एक ही RRBs बनाया जा रहा है। ठीक ना, और इस इनिशिएटिव के तहत में 15 RRBs
11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में 15 आरआरबीज को मर्ज कर दिया जाएगा, जिसके बाद में आरआरबीज की संख्या जो है वो 43 से घटकर 28 हो जाएगी, जो अभी आपको मैंने बताया यही है, ठीक है ना। और ये आरआरबीज का 4th फेज का कंसोलिडेशन है, मर्जर है, ठीक है ना। जब आरआरबीज 1975 में बनी हुई थी, उसके बाद में चौथी बार आरआरबीज का ये कंसोलिडेशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग याद कर लेना। और ये जो मर्जर हो रहा है इनिशियली मतलब 2005 में भी एक बार हुआ था, और ये जो रिकमेंडेशन हुई थी किसके द्वारा हुई थी, डॉक्टर व्यास कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन के बाद में ये मर्जर वगैरह किया जा रहा है। और ये जो अमेलगमेशन किया जा रहा है ये रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के सेक्शन 23A के सब सेक्शन 1 के तहत में किया जा रहा है। ये भी याद कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर ये मर्जर वगैरह होगा? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। ये राज्य आप लोग याद कर लेना। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से राज्य में आरआरबी का मर्जर नहीं हुआ, तो कौन कौन अभी मतलब जो वन स्टेट वन आरआरबीज का जो कॉन्सेप्ट लाया गया उस कॉन्सेप्ट के तहत में कौन से राज्य में आरआरबीज का मर्जर नहीं हुआ। तो जहां पर एक ही आरआरबीज थी ऑब्वियस सी बात है वहां पे मर्जर नहीं हुआ होगा, तो ये नाम आप लोग याद कर लेना। अब यहाँ वापस आते हैं आंध्र प्रदेश की। अगर हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश में टोटल 4 रीजनल रूरल बैंक को मर्ज किया गया है। चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तागिरी ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक। इन सबको मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी बना दी गई और उसका नाम रखा गया आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक। आंध्र प्रदेश में 4 आरआरबीज का मर्जर किया गया, ये भी याद रखना। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट में कितनी आरआरबीज को मर्ज किया गया है। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा आरआरबीज का मर्जर हुआ है। तब भी आपको तभी बता पाओगे जब आपको यह पता रहेगा कि कौन से स्टेट में कितने आरआरबीज का मर्ज हुआ है। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि कौन से स्टेट में सबसे कम आरआरबीज का मर्जर हुआ है। तो ये सब भी याद रखो। जो भी चीजें बता रहा हूं, आंख, कान, नाक, गला, मुंह, फेफड़ा, गुर्दा, किडनी, लीवर, सब कुछ खोल के सुनो, याद कर लो। यहीं पे पीडीएफ में तो सारी चीजें मैंने दिया ही है, लेकिन क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकता है, क्या क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखो, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 4 रीजनल रूरल ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक को मर्ज किया गया। कौन कौन सी बैंक की थी वो बता दिया गया। इनको मर्ज करने के बाद में आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक एक सिंगल नाम दे दिया गया। जो नई कंसोलिडेटेड एक सिंगल आरआरबी बनी हुई, इसका हेडक्वार्टर अमरावती में है। इसका स्पॉन्सर बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये भी पूछा जा सकता है। बिहार की बात करेंगे तो बिहार में 2 आरआरबीज, केवल और केवल 2 आरआरबीज को मर्ज किया गया है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, इनको मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी बनाई गई, उसका नाम रखा गया बिहार ग्रामीण बैंक। और ये जो नई बैंक बनाई गई मर्ज करने के बाद में, इसका हेडक्वार्टर पटना में रखा गया। और बिहार ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, ये भी आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया। महाराष्ट्र में 2 आरआरबीज को मर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में 2 आरआरबीज को मर्ज किया गया, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और विदर्भा कोंकण ग्रामीण बैंक। इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी बना दी गई है, उसका नाम रखा गया है महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक। और ये जो नई सिंगल एंटिटी बनाई गई है महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, इसका हेडक्वार्टर जो है वो छत्रपति संभाजी नगर में रखा गया है। और ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा स्पॉन्सर होगी, ये भी याद रख लेना। राजस्थान में 2 आरआरबीज को मर्ज किया गया है, ठीक ना। कौन कौन सी? राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इन दोनों को मर्ज करने के बाद में जो नई एंटिटी बनाई गई, उसका नाम रखा गया राजस्थान ग्रामीण बैंक। और इस राजस्थान ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर जयपुर में बनाया गया। और ये राजस्थान ग्रामीण बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर है, ये भी आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में भी 2 आरआरबीज को मर्ज किया गया है, उड़ीसा ग्रामीण बैंक और उत्कल ग्रामीण बैंक। इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी बनाया गया, सिंगल एंटिटी का नाम रखा गया उड़ीसा ग्रामीण बैंक। उड़ीसा ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में रखा गया। और इंडियन ओवरसीज बैंक जो है इसकी स्पॉन्सर बैंक है, ये भी याद रखना। कर्नाटका में 2 आरआरबीज को मर्ज किया गया। कौन कौन सी? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक और कर्नाटका ग्रामीण बैंक। इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी बनाई गई कर्नाटका ग्रामीण बैंक। इस कर्नाटका ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर बेल्लारी कर्नाटका में रखा गया। और ये कैनरा बैंक के द्वारा स्पॉन्सर है। सब कुछ याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में अगर हम लोग चलते हैं तो गुजरात में 2 आरआरबीज को मर्ज किया गया है। गुजरात में 2 आरआरबीज को मर्ज किया गया, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक। इनको मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी बनाई गई, जिसका नाम रखा गया गुजरात ग्रामीण बैंक। इस गुजरात ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर जो है बड़ोदरा गुजरात में है। और ये स्पॉन्सर बैंक इसकी जो है इस आरआरबी की बैंक ऑफ बड़ौदा है। मध्य प्रदेश में 2 आरआरबीज को मर्ज किया गया, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक। इनको मर्ज करने के बाद में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक सिंगल एंटिटी
एंटिटी बनाई गई, इसका हेडक्वार्टर इंदौर में रखा गया, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्पॉन्सर है। जम्मू एंड कश्मीर में 2 आरआरबीज को मर्ज किया गया, जे&के ग्रामीण बैंक और इलाक्वी देहाती बैंक, इनको दोनों को मर्ज करने के बाद में एक सिंगल एंटिटी बनाई गई, जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक। इसका हेडक्वार्टर जम्मू में रखा गया, ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश पे आ जाओ। उत्तर प्रदेश में 3 आरआरबीज को मर्ज किया गया, बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, इनको मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी बनाई गई। सिंगल एंटिटी का नाम जो रखा गया उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक रखा गया। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसको जो स्पॉन्सर करेगी बैंक ऑफ बड़ौदा करेगी। ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये वन स्टेट वन आरआरबी का कॉन्सेप्ट लाया गया, इस कॉन्सेप्ट के तहत में कौन सी बैंक है जो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आरआरबीज को स्पॉन्सर कर रही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस तरीके से हो सकती है समझना, आप लोग सारा कुछ नोट डाउन करते रहना, लिखते रहना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वापस आते हैं, ठीक है ना। तो जो यूपी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बनाया गया, उसका हेडक्वार्टर उसकी स्पॉन्सर बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है। वेस्ट बंगाल में 3 आरआरबीज को जो है मर्ज किया गया, बंजिया ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक और उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनको मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी बनाया गया जिसका नाम रखा गया वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में रखा गया और पंजाब नेशनल बैंक इसकी स्पॉन्सर बैंक होगी, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोग याद रखना, ये पूरा का पूरा आरआरबी का जो वन स्टेट वन आरआरबी का कॉन्सेप्ट था, कौन कौन से स्टेट में कितनी कितनी आरआरबीज मर्ज की गई, उनको मर्ज करने के बाद में सिंगल एंटिटी कौन सी बनी और उसकी स्पॉन्सर बैंक कौन सी, सारा का सारा यहाँ पे पढ़ाया गया। इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये सब कुछ आपको कराया गया, उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा और इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखना है सारी जानकारी, ठीक है ना। इसके साथ साथ हमारे कोर्सेज के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। बैंकिंग मास्टर 4 करके हम लोग अपना एक बैच चला रहे हैं, जो कि 2025 में जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, बैंक एग्जाम, सारे एग्जाम को टारगेट करके चलाया जा रहा है। चाहे आप लोग स्केल 2 का एग्जाम देते हो, स्केल 3 का एग्जाम देते हो, पीओ क्लर्क का एग्जाम देते हो, ठीक ना, या फिर आईडीबीआई वगैरह के जो एग्जाम आते हैं, या फिर एसबीआई सीबीओ का जो एग्जाम आता है, ठीक है ना, या फिर और जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र वगैरह के एग्जाम आते हैं, या फिर जो बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जाम आता है, या फिर जो और छोटे मोटे एग्जाम आते रहते हैं पीओ क्लर्क के और स्केल 2 स्केल 3 तक के लेवल के, उन सारे एग्जाम को टारगेट करके ये बैंकिंग मास्टर 4 में हम लोग जो है कंटेंट अवेलेबल कराते हैं। अगर आप लोग इसको कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स का पूरा लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप लोग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। Which 2 organizations have signed an MOU to launch phase 2 of the निवेशक दीदी initiative to enhance financial literacy among women in rural areas? ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। क्या कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए निवेशक दीदी पहल के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए किन 2 संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इन दोनों ने ये एमओयू साइन किया हुआ है जिससे कि निवेशक दीदी का फेज 2 जो है वो लॉन्च किया जा सके। और इसका उद्देश्य क्या है कि रूरल एरियाज में महिलाओं के बीच में फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना है, ठीक है ना। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आती है, इसने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में एक एमओयू साइन किया हुआ है जिससे कि निवेशक दीदी का फेज 2 लॉन्च किया जा सके। और ये जो इनिशिएटिव है ये रूरल एरियाज में और अंडर सर्व्ड एरियाज में वुमेन्स के बीच में, महिलाओं के बीच में फाइनेंशियल लिटरेसी को इनहेंस करती है, ठीक है ना। ये चीज आप लोग देख लेना, इसको पढ़ लो आप लोग एक बार, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। फेज 1 का अचीवमेंट यहाँ पे बताया गया, इसको आप लोग पढ़ लो। फेज 1 के जो निवेशक दीदी है, इसका जो फेज 1 रहा है वहाँ पर लगभग 55,000 फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए गए थे जिसमें 55,000 इंडिविजुअल्स को बेनिफिट हुआ लाभ दिया गया है। लगभग 60% पार्टिसिपेंट जो थी उसकी महिलाएं ही थी जो कि डीप रूरल एरियाज वगैरह से आती हैं, ठीक है ना। फेज 2 के एक्सपांसन का प्लान क्या है, ये मतलब ये सारी चीज़ें पढ़ लो। फेज 2 का जो लॉन्च किया जाना है उसमें क्या है कि लगभग 4,000 नए फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स कराए जाएंगे, 40,000 वुमेन पोस्टल वर्कर्स को जो है निवेशक दीदी के रूप में ट्रेन और डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है ना। सेमी अर्बन और अंडर सर्व्ड एरियाज में जो है इसको एक्सपांड किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग पढ़ लो। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर हम लोग बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर ये सेटअप किया गया इंडिया पोस्ट ऑफ पेमेंट बैंक, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम इसका हेडक्वार्टर जाने तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है।
आर विश्वेश्वरन इसके एमडी एंड सीईओ हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट वाज द रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 एज डिसाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ड्यूरिंग द 54th मीटिंग। ठीक है ना, क्या हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा 54वीं बैठक के दौरान वित्त वर्ष 26 के लिए संशोधित जीडीपी अनुमान क्या है। ठीक है ना, अभी आरबीआई की एमपीसी की 54th मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए इंडिया का जीडीपी ग्रोथ क्या प्रोजेक्ट किया गया, 6.5% प्रोजेक्ट किया गया। ये याद कर लो आप लोग। ठीक ना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एमपीसी की मीटिंग वाला हिसाब किताब है इसमें, तो वही सारी चीज़ें हैं, इसको आप लोग पढ़ लो। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की 54वीं मीटिंग हुई थी 7 से लेकर 9 अप्रैल के बीच में, जिसको संजय मल्होत्रा जी ने, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने चेयर किया हुआ था। और इसमें इस मीटिंग में एमपीसी के मेंबर्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कौन कौन से मेंबर हैं? डॉक्टर नागेश कुमार, सौगाता भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर राजीव रंजन और श्री एम राजेश्वर राव। इस मीटिंग के दौरान जीडीपी प्रोजेक्शन जो है वो 26 के लिए 6.5% अनुमान किया गया, पहले 6.7% का अनुमान था। कमेटी ने निर्बाध तरीके से जो है रेपो रेट 20 बेसिस पॉइंट कम करने का निर्णय लिया, जिससे कि 6% रेपो रेट हो गई। करंट पॉलिसी रेट्स की अगर हम लोग बात करें अभी वर्तमान में, तो रेपो रेट 6% का, रिवर्स रेपो रेट 3.35% का, एसडीएफ 5.75% का, एमएसएफ 6.25% का, सीआरआर 4% का, एसएलआर 18% का, बैंक रेट 6.25% का है। ठीक है ना, इसके साथ साथ में अगर हम और समझना चाहें इन सारी चीज़ों को, तो इसमें क्या बोला गया है कि आरबीआई ने एक वेरीफाइड व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया हुआ है। आरबीआई ने एक वेरीफाइड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया हुआ है, आरबीआई कहता है इनिशिएटिव के तहत में, जिससे कि लोगों के बीच में अवेयरनेस वगैरह फैलाई जा सके। ठीक है ना, इसके साथ साथ में आरबीआई ने क्या किया हुआ है, आरबीआई ने अनसिक्योर्ड लोन के रिस्क वेट में कमी से इनकार कर दिया। इस मीटिंग के दौरान आरबीआई ने पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन जैसे सिक्योर्ड लोन पर हाई रिस्क वेट बनाए रखने का निर्णय लिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये भी आप लोग देख लेना। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा डिटेल है, इसको एक बार आप लोग खुद से पढ़ लो, समझाने जैसा इसमें भी कुछ नहीं है। एक बार आप लोग पढ़ो, चीज़ें यहाँ से समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट ये जान लो, यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट। ठीक है ना, यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आप लोग पढ़ लो इसको। ठीक है ना, यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, 1 लाख पर ट्रांजेक्शन कर दिया गया, 1 लाख रुपए ये भी कर दिया गया। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें एक बार आप लोग पढ़ लो। पूरा का पूरा पीपीटी मैं इसीलिए आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। कुछ एक डिटेल इसकी पीडीएफ में भी दे दूंगा, इसकी पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा इसमें, क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, सिर्फ पढ़ना ही है, तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लो। ठीक है ना, सारा का सारा इसको एक बार आप लोग पढ़ लो। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। Who is the chairperson of the 6-member high-level committee formed by the SEBI to review provision related to conflict of interest disclosure and related matters concerning SEBI's member and officials on 9th of April 2025? ठीक है ना, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है भैया कि 9 अप्रैल 2025 को सेबी के सदस्यों और अधिकारियों से संबंधित हितों के टकराव, खुलासे और संबंधित मामलों से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए सेबी द्वारा गठित क्षेत्र उच्च स्तरीय हाई लेवल कमेटी का अध्यक्ष कौन है। देखो, सेबी ने भी एक 6 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी बनाई हुई है, जिससे कि सेबी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो उनके बीच में डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, उसके बारे में समीक्षा करके अपना सुझाव दिया जाए। तो ये जो 6 मेंबर की हाई लेवल कमेटी बनाई गई, इसका हेड कौन है, इसमें पूछा गया है। प्रत्युष सिन्हा, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। प्रत्युष सिन्हा, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ठीक है ना, 9 अप्रैल को सेबी ने एक 6 मेंबर की हाई लेवल कमेटी बनाई हुई है, जिसका काम ये है कि जो सेबी के ऑफिशियल्स के बीच में रेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके बारे में रिव्यू करे और अपनी रिपोर्ट जो है सेबी को दे। ठीक है ना, और ये क्यों हुआ, सेबी के जो पुरानी चेयरपर्सन हुआ करती थी माधवीपुरी बच, इनको अदानी ग्रुप के साथ में कुछ एक इनके ऊपर एलिगेशन लगे हुए थे रेट ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए 6 मेंबर की हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, और जो 6 मेंबर की हाई लेवल कमेटी है, प्रत्युष सिन्हा जी इसको हेड करेंगे, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, अब बाकी के और लोग कौन कौन से इसमें हैं, 6 लोग, इनका भी नाम आप लोग पढ़ लो। ठीक है ना, इंजेति श्रीनिवास, उदय कोटक, जी महालिंगम और सरित जाफा और प्रोफेसर आर नारायण स्वामी, 5 लोग ही हो गए, और छठा ये प्रत्युष सिन्हा जी हो गए, यही इसको हेड कर रहे हैं। कमेटी को जो है अपनी पहली मीटिंग से
जो है कमेटी को अपने गठन से 3 महीने के भीतर में अपनी रिपोर्ट दे देनी है, ये भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें बोला गया है कि विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन एमओयू विद द न्यू डेवलपमेंट बैंक टू स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया। किस संगठन ने भारत में बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण को मजबूत करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नैफिड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, नैफिड इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, नैफिड इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 अप्रैल 2025 को नैफिड ने एक एमओयू साइन किया हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ में। ठीक है, ठीक है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को इंडिया में बढ़ाया जा सके। ठीक है ना, अब इसके कोलैबोरेशन का क्या क्या उद्देश्य है इसको भी पढ़ लो, समझाने जैसा इसमें कुछ है नहीं। क्लास को पॉज करो, खुद से यहीं पे पढ़ लो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी आप लोगों को। ठीक है ना, बाकी कुछ एक कोर्सेज के बारे में भी जान लो। अगर आप लोग आरआरबी ग्रामीण बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और हिंदी से संबंधित कोई इश्यूज आ रहे हैं तो हिंदी का ये कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। हिंदी में मैं हमेशा से बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है ना, और बिल्कुल भी नहीं आता तो एक आइडिया लेने के लिए कोर्स आप लोग परचेज कर सकते हो। प्रैक्टिस वगैरह भी थोड़ी बहुत यहाँ पे कराई गई, कम से कम ये तो आपको पता चल ही जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कोर्स को कंप्लीट एक बार आप लोग सारी चीज़ें देख लो, उसके बाद में अपना प्रैक्टिस करते रहो, बस बात खत्म होती है। इससे अलावा और तो कुछ होता नहीं है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि which bank celebrated its 131st foundation day on the 12th of April by launching 34 new product and services focused on the financial inclusion and digital transformation। किस बैंक ने वित्तीय समावेशन और डिजिटल परिवर्तन पर केंद्रित 34 नए उत्पादों और सेवाओं को लॉन्च करके 12 अप्रैल 2025 को अपना 131वां स्थापना दिवस मनाया। कोई एक बैंक है जिसने 12 अप्रैल 2025 को अपना 131वां स्थापना दिवस मनाया और इस मौके पर उसने 34 नए प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च की। तो कौन सी वो बैंक है, इसमें पूछा गया है। पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। ठीक है ना, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। पीएनबी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीएनबी ने 12 अप्रैल 2025 को अपना 131वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। इस अवसर पर उसने 34 नए प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च किए। क्या क्या लॉन्च किए इसको भी पढ़ लेते हैं। पीएनबी ने 131वां फाउंडेशन डे अपना सेलिब्रेट किया 12 अप्रैल को, 34 नए प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च किए। ठीक ना, कस्टमर सेंट्रिक डिपॉजिट स्कीम में 12 प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं, 12 ऑफरिंग की गई, इसको आप लोग पढ़ लो। पीएनबी सैलरी अकाउंट लॉन्च किया गया, पीएनबी वुमेन पावर स्कीम लॉन्च किया गया, पीएनबी किसान सेविंग फंड लॉन्च किया गया, पीएनबी रक्षक प्लस लॉन्च किया गया, पीएनबी सम्मान अकाउंट लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव के तहत में 10 नई सर्विसेज लॉन्च की गई हैं। क्यूआर बेस्ड कस्टमर फीडबैक सिस्टम लॉन्च किया गया, एआई पावर्ड लाइव चैट असिस्टेंट पीहू, ये नाम याद रखना, पीहू, ये लॉन्च किया गया। सिंगल विंडो डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ऑनबोर्डिंग फैसिलिटी लॉन्च की गई। डिजिटल लोन फैसिलिटीज अगेंस्ट डिपॉजिट ये लॉन्च किया गया। व्हाट्सएप बेस्ड फिक्स डिपॉजिट बैंकिंग लॉन्च की गई। पीएनबी वन बिज ऐप एप्लीकेशन को इन्हेंस किया गया। जीएसटी एक्सप्रेस लोन लॉन्च किया गया। डीजीएमएसएमई लोन लॉन्च किया गया। सेल्फ ऑनबोर्डिंग फॉर सेविंग एंड पीपीएफ अकाउंट ये सर्विस लॉन्च की गई। रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए लोन फैसिलिटी भी लॉन्च की गई, ये भी आप लोग पढ़ लेना। ठीक है ना, याद कर लेना। इसकी सबकी पीडीएफ में एप्लीकेशन पे डाल दूंगा। ठीक है ना, एप्लीकेशन पर फ्री ई बुक वाला सेक्शन आएगा, वहां पे आप लोग जाके देख लेना, मैं अवेलेबल करा दूंगा, वहां से जाके एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, ठीक है, अभी तो मतलब अभी भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में जो भी है पीडीएफ इसकी जो है आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। साइबर सिक्योरिटी और सीएसआर इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया। हाफ मैराथन लॉन्च की गई इसके लिए। साइबर सिक्योरिटी के तहत में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ में मतलब अपना कोलैबोरेशन वगैरह किया गया। तो ये सारी की सारी डिटेलिंग जो है इससे संबंधित है। पीएनबी की टैगलाइन की बात करेंगे तो द नेम यू कैन बैंक अपॉन, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, अशोक चंद्रा नए एमडी एंड सीईओ है। इनिशियली 1895 लाहौर पाकिस्तान में इस्टेब्लिश किया गया था स्वदेशी मूवमेंट के तहत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड न्यू यूपीआई रूल्स इफेक्टिव फ्रॉम द 4th of April 2025 इंक्लूडिंग बैनिंग इंटरनेशनल क्यूआर कोड पेमेंट वाया शेयर एंड पे एंड सेटिंग ए 2000 रुपीज लिमिट फॉर द पेमेंट टू अनवेरिफाइड मर्चेंट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे जो भी कर रहे हैं सब कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ध्यान से सुनो आप लोग इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस संगठन ने 4 अप्रैल 2025 से प्रभावी नए यूपीआई नियमों की घोषणा की है, जिसमें शेयर एंड पे के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय क्यूआर कोड भुगतान पर प्रतिबंध लगाना और असत्यापित व्यापारियों को भुगतान के लिए 2000 रुपए तक की सीमा निर्धारित करना शामिल है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है ना। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नए यूपीआई रूल्स जो भी अनाउंस किए 4 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव हो गए। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इन सारी पॉइंट्स को एक एक करके आसानी से समझते हैं। देखो, एनपीसीआई ने अभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जारी किया हुआ है यूपीआई सिस्टम को लेके, जिससे कि उसकी सेफ्टी को इम्प्रूव किया जा सके और फ्रॉड्स को रिड्यूस किया जा सके। ये नए रूल 4 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गए हैं। इसमें की चेंजेस क्या है? की चेंजेस ये किया गया है कि इंटरनेशनल क्यूआर कोड को जो है स्टॉप कर दिया गया है। ठीक है ना, इंटरनेशनल क्यूआर कोड पेमेंट को जो है स्टॉप कर दिया गया है और लोकल पेमेंट के लिए लिमिट्स जो है सेट कर दी गई है। ठीक है ना, समझो आप लोग, थोड़ा सा आसान करते हैं। 4 अप्रैल ये पॉइंट समझो, नो मोर इंटरनेशनल क्यूआर कोड पेमेंट वाया शेयर एंड पे। इसको समझो आप लोग। ठीक है ना, शेयर एंड पे के जरिए कोई और अब जो है इंटरनेशनल क्यूआर पेमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझो आप लोग। 4 अप्रैल 2025 से यूपीआई यूजर जो है सोशल मीडिया ऐप जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह से अपना क्यूआर कोड शेयर करके, स्कैन करके इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक ना, सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करके क्यूआर कोड को इंटरनेशनल पेमेंट वगैरह अब नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, जबकि डायरेक्टली क्यूआर कोड को स्कैन करके जो है क्यूआर कोड को डायरेक्टली स्कैन करके स्टोर से या मर्चेंट लोकेशन से पेमेंट कर पाएंगे। देखो समझो क्या कहानी है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे मैं कहीं पे कुछ भी परचेस करने गया, मेरे पास में पैसा नहीं है या फिर मेरा यूपीआई उस समय नहीं चल रहा है, तो मैं जिस भी दुकान पे होता हूँ उसका क्यूआर कोड जो होता है उसको शेयर कर देता हूँ अपने भाई वगैरह को और भाई से बोल देता हूँ कि भाई तू पेमेंट कर दे। भाई स्कैन करके पेमेंट कर देता है। ठीक है ना, तो अब इसी तरीके से क्यूआर कोड को शेयर करके जो इंटरनेशनल पेमेंट है वो नहीं की जाएंगी, उस पर रोक लगा दी गई है। ये इसका पूरा का पूरा मतलब है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है ना, 2000 रुपए की लिमिट लगा दी गई। क्या कह रहा है, अनवेरिफाइड डोमेस्टिक मर्चेंट के लिए मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो 2000 रुपए की सेट कर दी गई है। 2000 रुपए पर ट्रांजैक्शन की सेट कर दी गई है और ये लिमिट क्यूआर कोड शेयर करके पेमेंट करने के लिए। ठीक है ना, प्रीपेड वॉलेट की अगर हम लोग बात करें तो प्रीपेड वॉलेट में मनी ऐड करने के लिए मर्चेंट अब ग्राहकों को कलेक्ट रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएंगे। ठीक है ना, अब केवल और केवल यूजर ही खुद से पुश रिक्वेस्ट भेज करके वॉलेट वगैरह को, अपने वॉलेट का रिचार्ज जो है वो इनिशिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक इंफॉर्मेशन थी इससे संबंधित। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दी 2025 S&P Global Market Intelligence ranking of the world's 100 largest bank by total asset, which 2 Indian bank are featured in this list? In the list, कुल संपत्ति के आधार पर पूरी दुनिया के 100 सबसे बड़े बैंकों की 2025 की S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस रैंकिंग के अनुसार कौन से 2 भारतीय बैंक इस सूची में शामिल हैं? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और सही उत्तर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड HDFC, SBI एंड HDFC बैंक। ठीक है ना, HDFC बैंक। ठीक, ये चीज आप लोग याद रखना। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई हुई है 2025 के लिए। इस रिपोर्ट में दुनिया के 100 सबसे बड़े बैंकों को दर्शाया गया है और वो 100 सबसे बड़े बैंक किस आधार पर? टोटल एसेट्स के आधार पर। इस रिपोर्ट में दुनिया के 100 सबसे बड़े बैंक टोटल एसेट के आधार पर वो मेंशन किए गए हैं। इस लिस्ट में कौन सी 2 बैंक इंडियन बैंक जो फीचर की गई है इसमें पूछा गया है। SBI और HDFC बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, अब वही चीजें यहाँ पे दी गई हैं अकॉर्डिंग टू दी 2025 S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 100 सबसे बड़ी बैंक बाई टोटल एसेट के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक, ये 2 ही केवल इंडियन बैंक जो कि इस लिस्ट में फीचर हुई हैं। SBI जो है वो 4 पोजीशन ऊपर आकर 43वें पोजीशन पर है। HDFC बैंक जो है वो 73वें नंबर पर है। यही 2 जो है इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। SBI की रैंकिंग 43rd है, पुरानी रैंकिंग इसकी 47 हुआ करती थी पिछले साल। HDFC बैंक की रैंकिंग 73rd है, पिछले साल इसकी रैंकिंग जो है वो 74 हुआ करती थी। ठीक है, अब ये जो रैंकिंग आई हुई है इसमें चाइनीज जो बैंक है इन्होंने डोमिनेट कर रखा है पूरा। पहले 4 पोजीशन पर चाइना की ये 4 बैंक है, इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, और ये बात हो रही है टोटल एसेट के आधार पर। टोटल एसेट के आधार पर बैंकों को इसमें लिस्ट किया गया है। ठीक है ना, तो पहले पर इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, सेकंड पर बैंक ऑफ एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, थर्ड पर चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक और फोर्थ पर बैंक ऑफ चाइना। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग याद रखना। इसकी PDF भी आप लोगों को मिलेगी एप्लीकेशन पर, वहाँ पे जाके एक बार आप लोग पढ़िएगा।
ठीक है, चलो इसको जाके एक बार आप लोग पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसकी, अगला क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए, ठीक है, हाँ ठीक है, सॉरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसमें क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। इन अप्रैल 2025 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया imposed monetary penalty on 3 banks for various regulatory violations. Match the bank with the corresponding reason of the penalties. ठीक है, क्या बोला गया इसमें कि अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न विनियामक उल्लंघनों के कारण 3 बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। दंड के संगत कारणों के साथ में मैच करिए। देखो क्वेश्चन की, देखो सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं था, एक लाइन में क्वेश्चन फ्रेम कर देना था। डायरेक्टली मैं पूछ लेता कि किस पे कितनी पेनल्टी लगाई गई है और किस वजह से लगाई गई है। लेकिन आईबीपीएस क्या करता है ना कि आईबीपीएस हमारे साथ खेल करता है, तो उसी खेल से बचाने के लिए मैं भी थोड़ा बहुत खेल जितना मुझे आता है आप लोगों के साथ में मैं करता रहता हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग और किस किस तरीके से हो सकती है। देखो कितना घुमा के कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसमें सब कुछ आना चाहिए आपको। देखो बैंकों का नाम तो दे दिया गया, कितनी कितनी पेनल्टी लगाई गई, क्यों लगाई गई, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अभी आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक पर पेनल्टी लगाई गई है। ये 3 बैंक हैं, इन पे पेनल्टी लगाई गई है और ये 3 ही रीजन दिए गए हैं किस रीजन से पेनल्टी लगाई गई है। तो इसको आपको मैच करना है कि कौन सी बैंक पर किस रीजन से पेनल्टी लगाई गई है, ये इसका सीधा का सीधा हिसाब किताब है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया, 1 का सी, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक 1 पर है। कोटक महिंद्रा बैंक पर ऑप्शन नंबर सी के कारण पेनल्टी लगाई गई है। कोटक महिंद्रा बैंक पर नॉन कंप्लायंस विद लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट एंड लोन एंड एडवांसेज स्टेचुरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण पेनल्टी लगाई गई। 2 का ए, यानी कि 2 पर क्या है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर केवाईसी गाइडलाइन का पालन नहीं करने के कारण पेनल्टी लगाई गई। 3 का बी, पंजाब नेशनल बैंक पर नॉन कंप्लायंस विद कस्टमर सर्विस इन बैंक डायरेक्शन, इस दिशा निर्देश का पालन नहीं करने के कारण पेनल्टी लगाई गई है, ठीक है। अब वही सारी चीजें यहाँ पे इलैबोरेट कर दी गई हैं। आरबीआई ने 3 बैंकों पर पेनल्टी लगाई हुई है, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। ये पेनल्टी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत में लगाई गई है। कोटक महिंद्रा बैंक पर 61.4 लाख की पेनल्टी लगाई गई है, ठीक है ना। कोटक महिंद्रा बैंक पर 61.4 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। क्यों लगाई गई है, ये रीजन भी दे दिया गया है, ये रीजन भी दे दिया गया क्यों इस पे पेनल्टी लगाई गई है। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 38.6 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। क्यों लगाई गई है, ये रीजन भी दे दिया गया है, इसको भी आप लोग पढ़ लो। पंजाब नेशनल बैंक पर 29.6 लाख की पेनल्टी लगाई गई है, ठीक है ना। क्यों लगाई गई है, ये भी रीजन दे दिया गया है, आप लोगों को पढ़ लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद सिडबी टू एनहांस इंश्योरेंस कवरेज फॉर एमएसएमईज अक्रॉस इंडिया। किस बीमा कंपनी ने भारत भर में एमएसएमईज के लिए बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए सिडबी के साथ में साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने सिडबी के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि इंडिया भर के जो एमएसएमईज हैं उनके बीच में इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाया जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस वही चीजें बताई गई कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने सिडबी के साथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि पूरे इंडिया भर में एमएसएमईज के बीच में इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाया जा सके, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखना। सिडबी के बारे में बात करें तो 1990 में सिडबी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। हेडक्वार्टर इसका मैं भूल गया हूं, अगर आप लोग देख रहे हो याद आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता देना मुझे भी याद आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन एट द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इन अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक में निवेश समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है डॉक्टर अजय भूषण पांडे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डॉक्टर अजय भूषण पांडे जी को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन अपॉइंट किया गया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में, ठीक है। ये डिटेल आप लोग पढ़ लो। अजय भूषण पांडे जो कि भूतपूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं, इनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन अपॉइंट किया गया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में। अप्रैल 2025 से ये इनका कार्यकाल प्रभावी हो गया। 3 की डिपार्टमेंट ये देखेंगे, ठीक है ना। तीनों की डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे दिया गया है। पांडे जी 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं महाराष्ट्र कैडर से,
ठीक है। इसके पहले ये कहाँ कहाँ पे काम कर चुके थे ये भी डिटेल दी गई, इसको भी आप लोग पढ़ लो, ठीक है ना। थोड़ा बहुत डिटेल यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में पढ़ लो। AIIB का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, ठीक है। चलो बाकी कुछ कोर्सेज के बारे में है। बैंकिंग मास्टर 4 तो आपके साथ में था ही। अगर आप लोग केवल PDF कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो एक एनुअल PDF कोर्स है, जहां पर मंथली बेसिस पर आप लोगों को हर महीने की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो न्यूज़ होती है वो प्रोवाइड की जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये न्यूज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। एप्लीकेशन पर ये कोर्स अवेलेबल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक, कोर्स का लिंक, सारी चीज़ें दी गई हैं। कोर्सेज वगैरह अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो तो वहां से जाके परचेज कर सकते हो। ऑन द ओकेजन ऑफ द 150th एनिवर्सरी ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट डिनोमिनेशन ऑफ कॉमोरेटिव कॉइन वाज अनवील्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ठीक है। क्या बोला गया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने किस मूल्य वर्ग का स्मारक सिक्का जारी किया, ये इसमें पूछा गया है। 150 रुपए का स्मारक सिक्का जो है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जारी किया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 150वीं एनिवर्सरी के अवसर पर, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने 150वीं एनिवर्सरी पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 150 रुपए का कॉमोरेटिव कॉइन जारी किया, BSE एट 50 का लोगो जारी किया और BSE 150 इंडेक्स जारी किया है। और ये जो सेरेमनी थी वो मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ऑर्गेनाइज की गई थी। अब कॉइन की डिटेल थोड़ा सा जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पिछले कई सालों में पूछे गए हैं तो पूछे जा सकते हैं। समझ लेते हैं इसमें कि क्या क्या है इसके बारे में, ठीक है ना। थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में कि क्या है ये चीज़ें, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखो कमोरेटिव कॉइन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका जो डिनोमिनेशन है 150 रुपए का कॉइन है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 50% सिल्वर, 50% कॉपर, 5% निकल और 5% जिंक है, टोटल जोड़ दो 100% हो गया। वेट की बात करें तो इस कॉइन का वेट 35 ग्राम है। डायमीटर की अगर हम लोग बात करें तो इसके डायमीटर 44 मीटर है। एजेस की अगर हम लोग बात करें तो 200 इसके एजेस हैं। फ्रंट पे अगर हम लोग देखेंगे तो सत्यमेव जयते, अशोक, ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, इंडिया भारत लिखा हुआ है। बैक पे देखेंगे तो BSE लोगो लिखा हुआ बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है एम्पावरिंग इन्वेस्टर सिंस 1875। आगे बढ़ो, दिखा ही देता हूँ। ये देख लो, ये फ्रंट है, ये बैक है सिक्के का। इस पे देखो ये अशोक का लाट लिखा हुआ है, बना हुआ है, इंडिया इंडिया लिखा हुआ है, 150 रुपए का ये लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है ना। BSE ये लिखा हुआ है, एम्पावरिंग सिंस इतना ये लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी इमेज देख लो, थोड़ा बहुत आइडिया आपको और लग जाएगा। चलो BSE लोगो के बारे में बात करें तो लोगो के बारे में पढ़ लो। रेड टू येलो कंपोजिशन में ये रहा है, ठीक है ना। और ये जो लोगो डिजाइन किया गया है 5 एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है ना। 5 एलिमेंट ऑफ नेचर जो है, प्रकृति के 5 तत्व जो हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसको ध्यान में रख के ये किया गया है। BSE इंडेक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये एक नया बेंचमार्क इंडेक्स है ये, ठीक है ना। BSE 150 इंडेक्स जो है एक नया बेंचमार्क है जो कि 50 मिड कैप कंपनीज का परफॉर्मेंस वगैरह ट्रैक करेगा, ठीक है। ये भी आप लोग देख लेना, पढ़ लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, फ्रॉम व्हिच डेट विल RBI's रिवाइज्ड गाइडलाइंस अलाउिंग माइनर्स एज्ड 10 years एंड अबव टू इंडिपेंडेंटली ओपन एंड ऑपरेट सेविंग एंड टर्म डिपॉजिट अकाउंट कम इनटू इफेक्ट। 10 वर्ष या उससे अधिक के आयु के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति देने वाले RBI के संशोधित दिशा निर्देश किस तारीख से लागू हो जाएंगे, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। RBI ने भी रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी की है जिसमें कि 10 साल के बच्चे या 10 साल या उससे अधिक के जो बच्चे हैं वो इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र रूप से सेविंग और टर्म डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। ये कब से प्रभावी होगा ये इसमें पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो गया है 21 अप्रैल 2025 से ये प्रभावी हो गया है, ठीक है ना। 21 अप्रैल 2025 से ये प्रभावी हो गया है, ठीक है। यही चीजें देखो इसमें बताया गया है कि RBI ने एक नई रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी की है जो कि 21 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गई है, जिसमें 10 साल या फिर उससे अधिक के उम्र के बच्चे इंडिपेंडेंटली अपने सेविंग और टर्म डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना आप लोग, ठीक है। आगे अगर हम लोग बोलें तो गार्जियन ऑपरेटेड अकाउंट फॉर माइनर्स बिलो 10 years, इसमें क्या बोला गया है, 10 साल से कम के नाबालिगों के लिए गार्जियन ऑपरेटेड अकाउंट लॉन्च किया गया है, ठीक है। 10 साल से कम के नाबालिग अपने नेचुरल या लीगल गार्जियन के साथ, जिसमें मदर भी शामिल है, उनके माध्यम से खाते वगैरह जो है वो खोल सकते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या बोला गया है कि माइनर अकाउंट होल्डर्स के लिए बैंक जो है अपने हिसाब से आकलन करके इंटरनेट बैंकिंग, ATM डेबिट कार्ड या चेकबुक वगैरह की फैसिलिटी जो है वो ऑफर
कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकाउंट रिस्ट्रिक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो माइनर अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस मेंटेन करना है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी इनको नहीं दी जाएगी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी इनको नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ में केवाईसी डायरेक्शंस का इनको पालन करना है। इसकी अगर हम लोग बात करें ट्रांजेक्शन अपॉन रीचिंग मेजोरिटी, ठीक है ना, 18 साल की उम्र होने के बाद में क्या करेंगे ये लोग, तो 18 साल का उम्र हो जाने के बाद में अकाउंट होल्डर्स जो हैं वो अपना फ्रेश ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस को उनको पालन करना होगा। 18 साल की जब उम्र हो जाएगी तो जो नए ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस उसको पालन करना होगा। स्पेसिमेन सिग्नेचर करके फिर से सिग्नेचर को वेरीफाई कराना होगा। ठीक है ना, ये भी इसमें बताया गया है। ठीक, ये चीज़ भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है ना, और एक चीज़ यहाँ पे ये 1 जुलाई वाला डेट याद कर लो आप लोग। बैंकों को 1 जुलाई 2025 तक डेडलाइन दी गई है कि वो अपने इंटरनल पॉलिसीज़ में इससे संबंधित नए दिशा निर्देश जो हैं वो अलाइन कर सकें। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। कॉमर्शियल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इन सभी को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 1 जुलाई 2025 तक अपने इंटरनल पॉलिसीज़ की इस नए दिशा निर्देश से संबंधित अपने इंटरनल पॉलिसीज़ को डेवलप कर लें, इसको अलाइन कर लें इसके संबंधित। ठीक है ना, ये इसमें बताया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हिच बैंक है साइंड एन एमओयू विद द झारखंड गवर्नमेंट टू ऑफर इनहैंस्ड इंश्योरेंस बेनिफिट टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय? किस बैंक ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को बेहतर बीमा लाभ प्रदान करने के लिए 17 अप्रैल 2025 को झारखंड के सरकार के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने झारखंड गवर्नमेंट के साथ में एक एमओयू साइन किया हुआ है जिससे कि झारखंड स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको इनहैंस्ड इंश्योरेंस बेनिफिट वगैरह जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है ना, यही चीज़ इसमें बताई गई है कि झारखंड गवर्नमेंट ने एसबीआई के साथ में एक एमओयू साइन किया हुआ है जिससे कि जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं जिनका कि अकाउंट एसबीआई में है, उनको इनहैंस्ड इंश्योरेंस बेनिफिट सर्विसेज वगैरह जो है वो दी जा सकें। ठीक है ना, अब क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसमें, 1 करोड़ रुपए तक का जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज वगैरह दिया जाएगा। ये पढ़ लो आप लोग जो है ना, इसमें पढ़ना ये समझाना कुछ है नहीं, पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोग जाके इसको एक बार खुद से आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज रिवाइज द इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 टू व्हाट परसेंटेज? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की जीडीपी विकास पूर्वानुमान को संशोधित करके कितने प्रतिशत कर दिया? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है 6.2%, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस वही चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं कि आईएमएफ ने इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट को फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 6.2% कर दिया गया। पहले ये अनुमान 6.5% का था, फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए ये अनुमान 6.3% है, पहले ये अनुमान 6.5% का था। आरबीआई ने भी इंडिया की जीडीपी 6.5% पर प्रोजेक्ट किया हुआ है 26 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए अपने एमपीसी वाली मीटिंग में। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 6.3% प्रोजेक्ट किया हुआ, पहले ये अनुमान 6.7% का था। इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे जो है इसने इंडिया की जीडीपी जो है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए प्रोजेक्ट किया हुआ है 6.3% से लेकर 6.8% तक के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू द आरबीआई डेटा, हाउ मच डिड आउटवर्ड रेमिटेंस अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम डिक्लाइन ड्यूरिंग द अप्रैल 2024 टू फरवरी 2025 कंपेयर टू द सेम पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर्स? आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के दौरान एलआरएस स्कीम के तहत बाहरी वित्त प्रेषण में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आरबीआई का डेटा है, इसको समझो आप लोग। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8.2% की गिरावट आई हुई है। ठीक है ना, आरबीआई ने एक डेटा जारी किया हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि एलआरएस के तहत में जो कि रेमिटेंस जो कि बाहर भेजी जाती है उसमें अप्रैल 2024 से लेकर अब फरवरी 2025 के दौरान पिछले साल के सेम पीरियड में 8.2% की गिरावट आई हुई है। ये चीज़ इसमें बताई गई हैं और यही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई। इसको एक बार आप लोग वीडियो पॉज करो, खुद से पढ़ो। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई डेटा आउटवर्ड रेमिटेंस, ठीक है ना, आरबीआई के डेटा के हिसाब से आउटवर्ड रेमिटेंस एलआरएस के तहत में 8.2% डिक्लाइन हुआ है अप्रैल 2025 से लेकर फरवरी 2025 के बीच में। ठीक है ना, विद इन द सेम पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर्स। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर्स के पिछले साल के सेम पीरियड के दौरान इस साल के सेम पीरियड में 8.2% का डिक्लाइन हुआ है। ठीक है ना, अब ये घटकर कितना हो गया है? 27.2 बिलियन यूएसडी हो गया, जबकि ये पहले कितना हुआ था? 29.43 बिलियन यूएसडी हुआ करता था। ठीक है ना, तो ये डिटेल जो है इसको एक बार आप लोग पढ़ो, आप लोग इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो, ये भी कुछ एक डेटा दिया गया है, पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, इसको आप लोग पढ़ लेना। एलआरएस की अगर हम लोग बात करें तो एलआरएस 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एलआरएस होता क्या है कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम होता है, जिसके तहत में हम लोग क्या करते हैं कि अगर विदेशों में हमारा कोई दोस्त रह रहा है तो हम लोग जो है विदेशों में उसको पैसा वगैरह देते हैं। ठीक है ना, डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, उसके तहत में हमको एलआरएस के तहत पैसा भेजना होता है। ठीक है ना, पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट होती है। तो 2004 में जब एलआरएस को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस टाइम पर ये लिमिट $25,000 की हुआ करती थी। ठीक है ना, बाद में इसको बढ़ाकर अभी वर्तमान में 2.5 लाख यूएसडी का कर दिया गया है। ठीक,
चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो इसमें क्या बोला गया है, एज पर द आरबीआई डायरेक्टिव बाय व्हिच डेट मस्ट ऑल इंडियन बैंक ट्रांजेक्शन देयर डिजिटल प्लेटफॉर्म टू एक्सक्लूसिव डॉट बैंक डॉट इन डोमेन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट ही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आरबीआई ने एक नया दिशा निर्देश जारी किया और उस दिशा निर्देश के अनुसार सभी बैंकों को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को डॉट बैंक डॉट इन डोमेन में बदलना होगा। तो कौन सी तारीख तक ये मतलब बदल देना होगा, कौन सी तारीख तक की डेडलाइन दी गई है, इसमें पूछा गया है। तो 31 अक्टूबर 2025। समझते हैं अभी थोड़ा सा इसको, क्वेश्चन को आसान करता हूं। अभी देखो आप लोग क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे डिजिटल फ्रॉड वगैरह मार्केट में हो रहे हैं। अभी देखो क्या है ना कि जैसे सेम नाम से कई सारी वेबसाइट बन जाती हैं और हम आप समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सी ओरिजिनल वेबसाइट है और कौन सी नहीं है, ठीक है ना। देखो अभी जैसे एसबीआई की वेबसाइट पर जाकर देखोगे आप लोग तो sbi.co.in होता है। अब कोई भी व्यक्ति अगर फेक वेबसाइट बना लिया sbi.com नाम से तो हम लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे, हम तो समझ के यहाँ पे फ्रॉड कर लेंगे। तो अभी क्या बोला गया है कि आरबीआई ने सभी बैंकों को ये कह दिया है कि भैया आपको जो है आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा उसको डॉट बैंक डॉट इन डोमेन पे कन्वर्ट करना होगा, यानी कि sbi.bank.in इस तरीके से आपको अपना डोमेन नेम बनाना होगा, ठीक ना। pnb.bank.in इस तरीके से आपको अपना डोमेन नेम बनाना होगा, जिससे कि फ्रॉड से बचा जा सके और जो ग्राहक हैं उनको भी पता चल सके कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। तो ये किस तारीख तक इसका डेडलाइन दिया गया है इम्प्लीमेंट करने का, किस तारीख तक इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है इसको मतलब बोला गया है, ठीक है ना। तो ये जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2025 तक का ये डेडलाइन दिया गया है, ठीक है ना। वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई, डॉट इन डोमेन 31 अक्टूबर 2025 तक के लिए इसको इम्प्लीमेंट कर देना है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग पढ़ लो बहुत अच्छे तरीके से, जो कुछ एक डेटा और एडिशनल दिए गए हैं पढ़ लो, इसकी पीडीएफ भी पढ़ लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल दी गई। अच्छा, ये जिस तरीके से जैसे बैंकों के लिए ना, इसी तरीके से .fin.in के लिए भी बोला हुआ है। जो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी हैं, ठीक है ना, जो एनबीएफसीज हैं उनके लिए .fin.in डोमेन भी .fin.in डोमेन में अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को ले जाना, लेकिन इसकी डेडलाइन अभी नहीं आई है, इसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइन नहीं आई है, इसकी डेडलाइन अभी नहीं जारी की गई। तो जब आएगा तब हम वो आप लोगों को वो भी पढ़ाएंगे, ठीक। तो फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह से बचने का एक तरीका है। What is the revised GDP growth forecast for India in financial year 26 as per the World Bank? विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत के लिए संशोधित जीडीपी अनुमान क्या है? 6.3%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ये आप लोग याद रख लो। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए इंडिया की जीडीपी 6.3% है। प्रीवियस पुराना एस्टीमेट इसका 6.5% था। आईएमएफ के हिसाब से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 6.2% है, पहले अनुमान 6.5% था। आरबीआई के हिसाब से जीडीपी प्रोजेक्शन 6.5% है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, एमपीसी की मीटिंग में ये बताया था। मूडीज रेटिंग के हिसाब से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है वो कैलेंडर ईयर 2025 के दौरान 5.5 और 5.5 से 6.5 के बीच में रहने का अनुमान लगाया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन पर अगर हम लोग आए तो इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि नाबार्ड रिसेंटली मेड इट्स फर्स्ट एवर इन्वेस्टमेंट इन ए बूट स्ट्रैप्ड वेंचर बाय एक्वायरिंग 10% इक्विटी स्टेक इन व्हिच एग्री फिनटेक स्टार्टअप। नाबार्ड ने हाल ही में किस एग्री फिनटेक स्टार्टअप में 10% की इक्विटी हासिल करके बूट स्ट्रैप वेंचर में अपना पहला निवेश हासिल किया है? बूट स्ट्रैप का क्या मतलब होता है ये जान लो। बूट स्ट्रैप मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी का मालिकाना हक पूरी तरीके से किसी उसके ओनर के पास में होना, कोई इन्वेस्टमेंट कोई फंडिंग नहीं हो। जैसे मेरी कंपनी है पूरी तरीके से फुल्ली ओन्ड मेरे पास में, ना तो मैंने कोई फंडिंग उठाई हुई है ना किसी का इसमें शेयर है, सब कुछ मेरे तरीके से मेरे ही कंट्रोलिंग में, 100% इक्विटी 100% शेयर मेरे ही पास में। तो यही होता है बूट स्ट्रैप का कॉन्सेप्ट। तो नाबार्ड ने अभी अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया किसी बूट स्ट्रैप वेंचर में, उसका 10% का इक्विटी स्टेक हासिल किया हुआ है, ठीक ना। और वो जो है वो वेंचर जो है एग्री फिनटेक स्टार्टअप है। तो उस वेंचर का नाम क्या है ये इसमें पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24/7 मनीवर्क कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लो। नाबार्ड ने 10% का इक्विटी स्टेक हासिल किया एग्री फिनटेक स्टार्टअप 24/7 मनीवर्क कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि इंडिया नाबार्ड का पहला इन्वेस्टमेंट है किसी बूट स्ट्रैप वेंचर में, ठीक है ना। ये चीज भी आप लोग पढ़ लो। आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। इसमें क्या बोला गया है, इन अप्रैल 2025 आरबीआई imposed a monetary penalty of rupees 2.96 crore on which of the following financial institutions for the regulatory compliance failure। अप्रैल 2025 में आरबीआई ने विनियामक अनुपालन विफलताओं के लिए निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान पर कुल टोटल 2.96 करोड़ रुपीस का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पर टोटल 2.96 करोड़ रुपीस का जुर्माना लगाया गया है। ठीक है ना, टोटल जुर्माना ये लगाया गया है। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो ये भी लिखा गया है, इंडियन बैंक पर 1.61 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगाई गई है। क्यों लगाई गई, ये रीजन दे दिया गया है, ये आप लोग पढ़ लो, ये रीजन दिया गया है, इस वजह से इस पर ये पेनल्टी लगाई गई है। ठीक है, आगे इंडियन ओवरसीज बैंक पर 63.6 लाख रुपीस की पेनल्टी लगाई गई है। क्यों लगाई गई है, ये रीजन दिया गया है, ये रीजन आप लोग पढ़ लो। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के इस सेक्शन के तहत में पेनल्टी लगाई गई है। आगे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पर 71.3 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। क्यों लगाई गई है, रीजन दिया गया है। ठीक ना, किस डायरेक्शन के तहत में, किस रेगुलेशन के तहत में पेनल्टी लगाई गई, ये भी दिया गया है, ये भी आप लोग पढ़ लो। सब कुछ आपको पढ़ना और ये सब कुछ पढ़ लेना, समझाने जैसा इसमें कुछ है नहीं। इसकी पीडीएफ भी मैं एप्लीकेशन पे डाल रहा हूँ, वहाँ पे देख लेना, याद कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। फ्रॉम व्हिच डेट द आरबीआई मैंडेटेड ऑल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू यूज द प्रवाह पोर्टल एक्सक्लूसिवली फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन रिलेटेड टू ऑथराइजेशन, लाइसेंस एंड द रेगुलेटरी अप्रूवल्स। आरबीआई ने किस तारीख से सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्राधिकरण, लाइसेंस और विनियामक अनुमोदन से संबंधित आवेदन जमा करने के लिए विशेष रूप से प्रवाह पोर्टल का उपयोग करने का आदेश दिया है। आरबीआई ने एक नया आदेश दिया है कि जो भी बैंकें हैं या फिर जो दूसरे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अगर कोई लाइसेंस लेना है, उनको अगर कोई ऑथराइजेशन लेना है, उनको अगर कोई रेगुलेटरी अप्रूवल लेना है, तो प्रवाह पोर्टल का उपयोग करना है। ठीक है ना, प्रवाह पोर्टल का उपयोग करना है। तो किस डेट से ये मैंडेटरी कर दिया गया कि सभी बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रवाह पोर्टल का उपयोग करके ऑथराइजेशन लेना है, लाइसेंसिंग लेना है, रेगुलेटरी अप्रूवल लेना है। ठीक है ना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 मई 2025, ऑप्शन नंबर ए। 1 मई 2025 से ये मैंडेटरी कर दिया गया सभी बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कि वो प्रवाह पोर्टल के माध्यम से अपना ऑथराइजेशन लें, लाइसेंस लें, और कोई भी रेगुलेटरी अप्रूवल लेना है तो वो लें। ठीक है ना, प्रवाह का ये फुल फॉर्म याद कर लेना भैया, यहाँ से पूछा जाता है। प्रवाह 28 मई 2025 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये चीज़ें भी आप लोग जान लेना। ठीक है, बाकी मोबाइल एप्लीकेशन मैंने बताया आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मोबाइल एप्लीकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो ई बुक वाला सेक्शन आएगा, इसी ई बुक वाले सेक्शन में आपको जाके ये सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। डेली करंट अफेयर्स के सेक्शन में जाके आप लोगों को करंट अफेयर्स वगैरह भी देखने को मिलता है, वहाँ से आप लोग जाकर करंट अफेयर्स वगैरह डेली वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। फ्री वीकली सेक्शन में जाएंगे आप लोग तो फ्री वीकली क्विजेज वाले टेस्ट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कंप्यूटर और बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्विजेज वगैरह मिलती हैं। पेड कोर्सेज हमारे यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल कराए जाते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो यहाँ पे आप लोग जाके अपने पूछ सकते हैं। इस तरीके से ई बुक में सारे के सारे पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगे। इस तरीके से करंट अफेयर्स वगैरह आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये चीज़ याद रखना, कंटेंट अच्छा लग रहा है, चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो एप्लीकेशन के नीचे शेयर और एक्सपीरियंस का ऑप्शन आता है, वहाँ से जाके आप लोग जो है अपना फीडबैक और अपना सुझाव जो है वो दे सकते हैं हमें। ठीक है ना, चलिए एक सेकंड। ठीक है ना, तो फिर क्लास यहीं पर आज की हम लोग ख़त्म करते हैं। क्लास हम लोग आज की यहीं पर ख़त्म करें। अगली क्लास में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होती है।